हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सब लोगों ने 12th पास कर रखी है, उसके बाद नहीं खड़े होते है ना। स्कूल में खड़े हुआ करते थे, खड़े बड़े नहीं होना ना, अपने को तालियां वालियां बजानी है। आज पहला दिन है आपका। अच्छा, तो क्या आरएस की तैयारी करोगे आप? क्यों करोगे? हैं? वैकेंसी नहीं आ रखी, फिर आएगी कब? हाँ, कि जब आएगी तब आ जाएगी, हम पहले से तैयारी तो करके रखे यो। हाँ नहीं, आजकल ये वाला जुनून आप लोगों का मुझे जोरदार ही लगता है ना भाई। ऐसे कुएं के अंदर छलांग लगाना जिसकी गहराई पता ही ना हो, कागजा चाहिए ना इसके लिए। भाई कब वैकेंसी आएगी, आएगी नहीं आएगी, उसमें भी ये तैयारी तो सांप सीढ़ी वाला गेम है। आप प्री पास किए, मेंस दिया, मेंस पास किया, इंटरव्यू दिया, फेल हो गए, अगला प्री फिर दिया, तब 99 पे जाके भी जीरो पर आ सकते हो ना वापस। अब ऐसे ऐसी चीजों की तैयारी करने के लिए वास्तव में कलेजा चाहिए। और फिर एक एक वैकेंसी टाइम लेती है, 3-3 साल बीच में। इतना धैर्य तो है आप लोगों में। ये तो नहीं कि तैयारी करने आते हो आरएस की और बाद में बीच में कांस्टेबल देते हो, है ना। मेरे को वो टावर बड़े क्यूट लगते हैं कि तैयारी, और कहते हो रंग सर देखो आरएस की करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा ना। रोता जाओ बे, मरेडा का समाचार ले आवे। जो रोते हुए जाते हैं वो मृत्यु के समाचार लाते। पहले तो क्यों सोचना, हो नहीं हो बाद में सोचें यार। पहले तो अपने मन में तो कम से कम ये धार के चले कि अपने को बनना क्या है, आरएसी बनना। दूसरे वाले एग्जाम अपने को देने नहीं, नहीं हो तब देख लेंगे यार, कोई दूसरा दे लेंगे। पर पहले आप सोच के ये जाते हो, कहीं भगवान छोटा मोटा कोई जुगाड़ बिठा दे, ले दे के जुगाड़ बैठ बैठ जाए कहीं पर। तो ऐसे अपने सोचना नहीं, अपने ये सोचना है भाई आपने तो आरएस देना है, आरएस वाली तैयारी करेंगे। और देना ये दूसरा देना तो आईएएस देंगे, इसके अलावा दूसरा देंगे तो कौन सा देंगे? आई भाई, दूध खावनी धोबा भर भर खावनी, है ना भाई। मिट्टी खाई जाए तो धोबे भर भर के खाई जाए यार, उसमें कम क्यों खाई जाए। और फिर उससे वो तो हमारे एक साथी थे, सीनियर थे, तो वो हंसते कि यार मैंने 12th करते एनडीए का एग्जाम दिया। एनडीए होता है कि मैं उसमें फेल हो गया, तो फिर मैंने बीए की और बीए करके मैंने सीडीएस दिया, वापस फेल हो गया मैं उधर। तो फिर मैंने आरएस के एग्जाम दिए, तो आरएस में कभी प्री फेल हुआ, कभी मेंस में फेल हुआ, कभी इंटरव्यू में फेल हुआ। फिर मैंने आईएएस दिया, फिर आईएएस में मैं प्री फेल हुआ, मेंस फेल हुआ, इंटरव्यू फेल हुआ। तो भैया अब तो खत्म ही हो गया एग्जाम, अब आपको यूएनओ वैकेंसी निकाल दे तो दे दूंगा, इसके अलावा दूसरा तो एग्जाम मुझे देना, या कोई मंगल ग्रह पे पोस्टिंग आ जाए कहीं पे, उधर का वैकेंसी निकल जाए। धरती के जीते एग्जाम हो सकते थे वो तो मैंने दे ली। ये वाला जुनून हो तब तो पार पड़े। और बीच में थोड़े दिन तैयारी की, बीच में थोड़े दिन बाद में बच्चे कई एब्सेंट मिल रहे। जैसे आज आपका बैच भरा हुआ है, सीट ही नहीं मिलती नए नए जब आते हो, थोड़े दिनों के बाद में आपको सीट वीट आराम से मिलने लग जाती है, क्योंकि कईयों को बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्त होती है। ब्रह्म ज्ञान बहुत जल्दी होता है। देखो कुछ नहीं रखा हुआ है, जीव के जंजाल है साहब फालतू के। क्या कोचिंग वोचिंग में क्या पढ़ा है, आरएस आईएएस सब चलता रहता है, अपने आप ही हो जाएगी चीजें, तो आपको सीट वीट आराम से मिलने लग जाती है। फिर अचानक कई बार कोई बच्चा महीने भर नहीं दिखा हमें, और महीने भर बाद में दिख जाता है, या वो खुद ही हमारे पास आ जाता है कि सर वो महीने भर एब्सेंट था, ये सब्जेक्ट छूट गया, ऑनलाइन दे दो ऑफलाइन दे दो, ऐसा कुछ ना कुछ शिकायत लेके आ ही जाता है, या अपना आग्रह लेके आ जाता है। तो कहाँ था तू महीने भर? तो फिर मुस्कुराता है, कहाँ चले गए? अरे सर मैं तो नहीं भरना चाहता था, पापा ने जबरदस्ती भरवा दिया था। क्या सर वो सेकंड ग्रेड आई हुई थी ना सर। वो एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा तो वो भी नहीं हुआ। दो नावों की सवारी कभी भी एक नाव वाली सवारी। तैयारी तो फिर इसी चीज की जाए, इसी की तैयारी की जाए, वरना जो सिंसियर ढंग से केवल आरएस वाली तैयारी करते हैं ना, उनके तो दूसरों में अपने आप ही हो जाते हैं सिलेक्शन। आपको उनकी अलग से तैयारी करने की आवश्यकता पड़ती नहीं। और जो इधर सिंसियर नहीं होते, जो बीच में ये पढ़ते भी रहते हैं, कई बच्चों को होता है कि दिन में तो कोचिंग तो कर लेंगे आरएस की, शाम को घर पे आगे पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड का, है ना, या घर पे आगे कोई दूसरे एग्जाम की पढ़ेंगे, उनके दोनों तरफ ही नहीं होते। वरना मैं एग्जाम्पल बताऊं, यहाँ पहले सर पढ़ाते भी थे अपने, जेठू सिंह जी सर थे, हम मेरे साथ पढ़े हुए, बाद में पढ़ाया भी करते थे। 2010 में आरएस का एग्जाम दिया, उससे पहले वो ग्राम सेवक थे। ग्राम सेवक थे तो इंटेलिजेंट तो थे, पर भाई जल्दी नौकरी लग गई, आपकी बीएससी करते नौकरी लग गई। तो 2010 में आरएस का एग्जाम दिया, प्री पास किया, मेंस में फेल हो गए, मतलब इंटरव्यू कॉल नहीं।
पर साथ में सोचा कि यार उधर ग्राम सेवक में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ी ऐसी सर्विस पकड़ ली जाए जिसमें थोड़ा अपने को टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए ज्यादा। तो थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया। कहा ठीक, अब अपने को पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा। 2012 में वापस आरएस आया, वापस उन्होंने आरएस दिया। आरएस में वापस नहीं हुआ, प्री पास हुआ, मेंस के अंदर वापस सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। उधर सेकंड ग्रेड आई हुई थी, यूं ही वो एग्जाम दिया, उधर सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया उनका। 2013 में वापस आरएस दिया, इस बार मेंस पास करके इंटरव्यू दिया, लेकिन इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं, उधर फर्स्ट ग्रेड में हो गया। 2016 में वापस आरएस दिया, इधर वापस इंटरव्यू कॉल आया हुआ है, इधर आरएस का इंटरव्यू देना, इंटरव्यू दे दिया, रिजल्ट अभी आना बाकी है, उधर कॉलेज लेक्चरर में हो गया। वो तो इधर आरएस में सिलेक्शन हो गया, वो डिप्टी 56 रैंक आई और डिप्टी लग गए, और वो यही चाहते थे कि मुझे पुलिस में जाना, पुलिस मिल गई। यदि वो उधर रैंक नहीं आए या पीछे रह जाए तो उधर कॉलेज लेक्चरर ज्वाइन करे। तो मैं उनको हंसता रहता हूँ, फिर इससे आगे कहां जाते आप? मास्टरों वाले में तो खत्म हो गए, फिर तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही बचा है, और तो कौन सा है? बढ़िया रहा, कम से कम आपका सिलेक्शन हो गया, वरना एक सीट उधर और चली जाती है आपकी, तो आप और ले जाते। और मैंने कभी उनको उन एग्जाम की तैयारी करते नहीं देखा। तैयारी हमेशा आरएस वाली करते। कोई पूछता किसकी कर रहे हो, तो भी आरएस की कर रहा हूं, और आरएस की कर रहे हैं तभी रिजल्ट आ रहा है। इंटरव्यू दे के आ रहे हो तो वहां तक पहुंच रहे हो, इसका मतलब तैयारी तो कर ही रहे हो, फालतू में नहीं जा रहे वहां पर। कोई एक आधे सब्जेक्ट में कम रह जाते कई बार, क्योंकि ये समीकरण है, कई बार वो समीकरण सबकी सही बैठ जाती है, उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। एक आधा समीकरण में ऊपर नीचे लोचा हो गया, या तो रैंक पीछे आ जाएगी, आप मेरिट से बाहर हो जाओगे, इतना से फर्क रहता है। आई बात समझ में? तो अपने तैयारी केवल किसकी करनी है, और इसके अलावा देना पड़े तो आईएएस। अरे बोलो सही, वो तो आपके मुंह से ही नहीं फूटता। आप खुद ही कहते सर इतनी औकात नहीं है सर। कोई आदमी खुद को लिमिट कैसे कर सकता है, उसका एग्जाम्पल विद्यार्थी आजकल। कि मैं जब कहता हूं कि भाई आरएस वाला बैच ज्वाइन कर रखा, आईएएस भी दे देना, स्टूडेंट खुद ही कहता है नहीं सर मेरी औकात मैं जानता हूं। कहां कहां देखी खुद की औकात इतनी, है ना? आप तो उल्टा ये बोला कीजिए, कोई पूछे किसकी तैयारी करते हो तो सिविल सेवा की। किसकी करते हैं? सिविल। और सिविल सेवा में दोनों आते हैं, स्टेट का होता है आरएस और सेंटर का होता है अपना आईएएस। दोनों चीजें सेम तैयारी है, कोई अंतर नहीं होता है। ये केवल मन की वहम है कि अपने को आरएस देना है, वो वाला अपने को नहीं देना। उल्टा मैं कहता हूं आरएस में ज्यादा पढ़ते हो, आईएएस में कम पढ़ते हो। इधर राजस्थान जी की ओर पढ़ना पड़ता है, उधर वो पढ़ना ही नहीं पड़ता, उधर बिना राजस्थान जी के हो जाता है। मैंने खूब सारे बच्चे देखे जो आरएस वाले बैच में पढ़े, आरएस में सिलेक्शन हुआ ही नहीं, सिलेक्शन हुआ आईएएस में। मैंने खूब सारे बच्चे देखे जो आईएएस वाले बैच में बैठे, उधर सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ उनका आरएस में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा बैच ज्वाइन करते हो। हमने तो फिर कई बार स्टूडेंट कहता है सर ऐसे फर्क नहीं पड़ता, तो आपने आईएएस की फीस ज्यादा क्यों रख रखी है? मगर नहीं रखें तो बैच नहीं बने ना। आईएएस की फीस ज्यादा रखते हैं तो फिर बच्चों को लगता है आईएएस में कुछ ना कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना सेम पड़ता है। उधर अकबर का बाप चेंज थोड़ी करते कि आरएस में मैंने कहा कि देखो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, और आईएएस में गया कि देखो फीस ज्यादा ली है तुमसे, बाबर तो करूंगा कम से कम, एक पीढ़ी तो थोड़ा बढ़ने दो यार, ऐसे तो क्या ही करते हो आप हैं? उधर हिमालय की ऊंचाई ऊंची नीचे थोड़ी हो जाती है, वही लिखवानी पड़ेगी, सेम चीजें। उल्टा वो वाली तैयारी सिंपल है। तो अपने तो मन में ये सोचना है कि एक और एग्जाम देंगे, वो एग्जाम कौन सा देंगे? आईएएस वाला एग्जाम देंगे। सब बच्चे देते हैं, जो जो मतलब देते हैं उनके उधर सिलेक्शन भी होते हैं, और कोई पहले सोच ही लेता है कि अपने को नहीं देना तो आरएस में हो जाते हैं, फिर उधर नहीं होते उनके। अपने दोनों मान के चलने के, अपने को ये भी देंगे वो भी देंगे। थोड़ी जो अलग चीजें हैं धीरे धीरे सीख जाएंगे हम, अनुभव के साथ में आप खुद ही सीख जाओगे, किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल ये सवाल फालतू का हो गया आप कि क्या पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है आजकल सब लोग जानते हैं क्या पढ़ना चाहिए। कई बार बच्चे मेरे से आके पूछते हैं सर कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो मुझे लगता है यार ये मेरे से ज्यादा तू जानता हो, क्यों मैं तो कोई 10-12 साल पहले तैयारी करता था, तब मैंने जो किताब पढ़ी थी वो तो अब आउटडेटेड हो गई होगी। उल्टा तू मार्केट में नया, तू मार्केट में घूमता, तू 4 किताबें ज्यादा जानता हो, तू मुझे बता देगा आजकल मार्केट में कौन सी चल रही है, ताकि मैं और कोई पूछूं तो उनको और बता दूं। तो आजकल ये सवाल तो है ही नहीं क्या पढ़ना चाहिए। कोचिंग का आजकल मतलब केवल ये रहा है कि कोचिंग आपको ये बताती है क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चीजें आ गई कि इनमें से छोड़नी कौन सी है। इतना बड़ा सिलेबस है, इनमें से छोड़ना क्या है ये कोचिंग बताती। मैं कहता हूं नॉर्मली एक कोई टॉपिक ले लो आप, कि चित्रकला पढ़ी राजस्थान की। मैं कल जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड में क्लास ले रहा था, तो मैंने उन बच्चों को कुछ 6 घंटे के अंदर चित्रकला पढ़ाई, 2-2 घंटे की 3 क्लासें ली, और उसके अंदर उनकी चित्रकला कंप्लीट हो गई। अब राजस्थान की चित्रकला, मैंने कहा पुराने पेपर देख लो, सारे पेपर देखे, सारे क्वेश्चन इनमें से आए हुए, हाँ सर इनमें से आए। तो 6 घंटे में अपने चित्रकला का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यदि कोई कोचिंग ना करे, वो अपनी पूरी जिंदगी लगा लेना, तो चित्रकला याद नहीं है, क्योंकि टॉपिक ही बड़ा अजीब सा होता है। अलग अलग ये चित्र है, ये इसमें कलर है, फलाने राजा के टाइम बना, इसके अंदर ये चित्रकार थे, ये चित्रकार नहीं थे। यूं मर के आप पढ़ के मर जाओ उसको, तो भी उतनी चीजें याद नहीं हो पाएगी जितनी चीजें कोचिंग के साथ याद हो जाती है, क्योंकि कोचिंग चीजों को सरल करती है।
कोचिंग केवल ये करती है आपका कि आपको 1 से लेके 100 तक जाना है। कोचिंग 80 तक लेके जाती है, अंगुली पकड़ के पा 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 लेके जाती है। 80 पे ले जाके कोचिंग छोड़ती है कि यहां से दौड़। जो बच्चे यहां से दौड़ जाते हैं उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। कई यहां 80 पे जाके बैठ जाते हैं, क्या गोदी ले। जिनको गोदी लेने की भी जरूरत पड़ जाती है उनके सिलेक्शन नहीं होते। बाकी ये सीधा सा है, जो तेज दौड़ेगा उसका जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, जो अब धीमा दौड़ेगा उसका सिलेक्शन थोड़ा लेट हो जाएगा। बाकी जो आगे तक जाएंगे उनके सिलेक्शन सबके होंगे। कोचिंग बस ये है कि ये दूरी आपकी थोड़ी सिंपल कर देगी कि आप यदि नॉर्मली घर पे पढ़ोगे तो ये दूरी तय करने में मान लो आपको टाइम लग जाएंगे, 2 साल 2.5 साल लग जाएंगे। कोचिंग इसी टाइम को आपके 1 साल 1.5 साल 1.25 साल के अंदर लेके जाती है। तो आपकी चीजों को स्मूथ करती है, चीजों को सरल करती है, इसके अलावा और कुछ ही नहीं। बाकी तो घर पे बैठ के भी लोगों की सिलेक्शन होती है, पर घर पे बैठ के कोई एक टॉपिक तैयार करने में टाइम लगता है। यहाँ पर आप देखोगे कोई टॉपिक सुना आपने, किसी भी सब्जेक्ट कोई टॉपिक सुना, आपको समझ में आ गया, आप घर पे जाके केवल याद करना। वरना घर पे केवल खुद करो तो समझो भी खुद, याद भी खुद करो। यहाँ पे ये है कि समझने का काम, समझाने का काम मास्टर कर देता है, याद करने का काम स्टूडेंट कर ले। पहले बड़ी बात, आज अपने 2 सब्जेक्ट शुरू करेंगे। एक तो करेंगे हिस्ट्री, एक अपने करेंगे इकोनॉमी। कौन कौन से 2 सब्जेक्ट? हिस्ट्री और इकोनॉमी। हिस्ट्री मैं थोड़ा सा और बताऊं, सिलेबस देख रखा होगा आप सब लोगों ने, आरएस का सिलेबस देख रखा है? किस किस को याद है? याद है सिलेबस? सुना देख। ना प्री का बता यार, पहले प्री होता है कि मेंस? हाँ हाँ, क्या उसमें टॉपिक बता। हम्म, यार नहीं रहने दे, कोई नहीं, ये यही तो ठीक है। हम्म 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 हम्म। चलो ठीक है, याद आपको, ठीक है ना? आप भाई बैठ जाओ, शाबाश। बाकी लोग भी याद करना भाई। सिलेबस याद होना आपको साइकोलॉजिकल लीड देता है। जब सिलेबस याद होता है ना तो आपको ये समझ में रहता है कि यार कितने टॉपिक पढ़ लिए और कितने टॉपिक पढ़ने, वरना हम धूल में लठ मारते रहते हैं। तो हमेशा एक काम करना है कि जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो उसका पहला पन्ना हमेशा खाली छोड़ना। आज आप राजस्थान जी के अपने शुरू करेंगे तो पहला पन्ना खाली छोड़ देना, घर पे जाके सिलेबस लिखना। अगले बैच में इकोनॉमी पढ़ो तो पहला पन्ना खाली छोड़ना, घर पे जाके सिलेबस लिख और याद करना एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट है, ताकि मास्टर पढ़ाए तो भी अपने को पता रहेगी, पढ़ा तो वही रहा है ना जो सिलेबस में है। वरना कई बार कोई मास्टर टाबरों कुछ का कुछ ही पढ़ा जाता है, टाबर भी राजी हो लिए, तालियां पटक लिए, हंस लिए, और बाद में पता चला गया अरे सिलेबस में नहीं है। तो आपने इसको याद ही क्यों किया था फालतू में? इसलिए सिलेबस हमेशा आपको याद ही रहना चाहिए। मैं मोटा मोटा सा बताऊं तो अपन जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपने ना इस सिलेबस के अंदर, मैं हिस्ट्री भी छोड़ू, मैं इस सिलेबस में अपने 3 प्रकार की चीजें आती है। राजस्थान का जी क्या था, इंडिया का जी क्या था, वर्ल्ड का जी क्या था ना। 5 बेसिक सब्जेक्ट है अपने, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। ये 5 बेसिक सब्जेक्ट है। बेसिक सब्जेक्ट करने का मतलब जो प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे, जो प्री में भी आएंगे और मेंस। मतलब यदि कोई इन 5 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ता है तो प्री तो पास है ही। तो यही है प्री का सिलेबस। और जिस दिन प्री का पेपर देता है तो शाम को उसको पता चल जाएगा मेरा प्री पास होगा कि नहीं होगा। आप अपना पेपर दे के आए, घर पे आके मिलाया, कट ऑफ लगभग लगभग पता चली जाती है, कोचिंग वाले बता देते हैं, आप खुद को ही पता चल जाए कितनी कट ऑफ जाएगी पेपर को देख के। अब मान लो कट ऑफ जानी है, मान लो 90 नंबर, और आपके पेपर में नंबर आ रहे 105, तो अपने को पता चल गया आपने कल से मेंस की तैयारी करनी है। यदि किसी ने 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे पढ़ रखे हैं, मेंस का पेपर होता है 800 नंबर का। कितने नंबर का होता है? उस स्टूडेंट के 350 तैयार है। कितने तैयार है? 70 नंबर के 5 सब्जेक्ट है, तो 350 तैयार है। इसका मतलब अब उसको केवल कितना पढ़ना है? 450 का पढ़ना है, इसके अलावा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए ना ये तैयारी ऐसे कभी नहीं होती कि पहले प्री प्री पढ़ लें बाद में मेंस मेंस पढ़ लें। ये दोनों एक साथ है, ये प्री और मेंस दोनों। इसलिए कई बार स्टूडेंट पूछता है सर पहले प्री पढ़ूंगा मेंस पढ़ूं, दोनों पढ़।
एक अकेली तैयारी इसके अंदर कुछ होती नहीं। आप केवल प्री प्री पढ़ेंगे, ये भी घाटा है। आप केवल मेंस मेंस पढ़ते हैं, ये भी घाटे की बात है। दोनों चीजें एक साथ पढ़ लीजिए, वरना आप केवल प्री प्री पढ़ते हैं तो प्री पास हो जाता है, लेकिन जिस दिन आप प्री शाम को बैठ के देखते हैं तो आपको लगता है आप मुझे कितने नंबर पढ़ने हैं, 800। अब आपको 800 करने आपके एक साथी कितनी करनी है, 450। वो तो आ गया ना आपसे। और आरपीसी मान लो कई बार कह देती है लो तो हम 2 महीने में लेंगे मेंस, तो फिर वो बच्चे जो केवल प्री प्री करते हैं वो मेंस देते ही नहीं। आप मेंस के एग्जाम में देखोगे कि मेंस में पास किए आरपीसी ने 20,000, तो मान लो आपके कमरे में 24 लोग आने चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट आप कमरे में 24, आप जाके देखोगे कि वहां जनता बैठी है 16, 8 जने गायब है, मेंस देने आए नहीं, वो 8 वही है जो खाली प्री प्री की तैयारी करके गए थे। तो प्री तो पास हो गया, फिर मेंस देने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता, और उनको लगता है लिखना तो आता नहीं, मरने दे रहा, अब अगली बार देखेंगे। मैं मेरे खूब सारे दोस्तों को जानता हूं जो टीचर वगैरह लगे हुए हैं, वो हर बार प्री पास करते हैं, कभी मेंस नहीं देते। मैं हमेशा पूछता हूँ अगर मेंस कभी दिया करो, उनका अगली बार पक्का तैयारी करेंगे, वो तैयारी करके दे लेंगे। अगली बार कभी आता नहीं, मेंस उनसे दिया जाता। तो अपने ये दोनों तैयारी एक साथ करनी, इसलिए अपने कहते हैं कि ये बैच फाउंडेशन बैच होते हैं। कैसे बैच होते हैं, नींव मजबूत हो जाए, नींव मजबूत हो जाए तो फिर वो प्री में भी काम आती है, वो मेंस में भी काम आती है, वो इंटरव्यू में भी काम आती है। तो ये तैयारी तीनों की एक साथ तैयारी होती है, प्री की भी होती है, मेंस की भी होती है, और किसकी होती है, इंटरव्यू की। तीनों चीजें एक साथ चलती रहती है इसमें। तो अपने 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो इन 5 में जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे अपने, तो हिस्ट्री राजस्थान की पढ़ेंगे, हिस्ट्री इंडिया की पढ़ेंगे, हिस्ट्री अपने वर्ल्ड की पढ़ेंगे। जैसे पॉलिटी है, अपने कहेंगे भाई पॉलिटी हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ेंगे, हम इंडिया की पॉलिटी पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड की पॉलिटी पढ़ेंगे। आपको सर वर्ल्ड की पॉलिटी कैसे पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे आईआर। क्या पढ़ेंगे, आईआर क्या है, दूसरे देशों के साथ रिलेशन क्या, पॉलिटी तो है, उनकी राज व्यवस्था के साथ हमारी राज व्यवस्था की क्या रिलेशन है। हम राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ेंगे, हम इंडिया की इकोनॉमी पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड की इकोनॉमी पढ़ेंगे। आपको सर वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है, हम पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ कैसे काम करता है, हम पढ़ेंगे आईएमएफ कैसे काम करता है, ये सारे इसके अंदर पढ़ेंगे। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। वर्ल्ड की ज्योग्राफी तो पता ही है, महाद्वीप पढ़ लेंगे। हम साइंस पढ़ेंगे, हम राजस्थान की साइंस पढ़ेंगे, हम इंडिया की साइंस पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड की साइंस पढ़ेंगे। यहाँ जरूर लोचा है आपको कि सर साइंस तो एक ही होती है। राजस्थान के अंदर सेव नीचे गिरा होगा, ऊपर थोड़ी गया होगा, सब जगह यही होगा। पर इसमें भी थोड़ा बहुत अपने करते हैं कि ऐसे पूछ लेते हैं कि हाल ही के वर्षों में राजस्थान में मूंग की फसल के अंदर एक बीमारी देखने को मिली थी, वो बीमारी कौन सी थी, बीमारी साइंस का है। मूंग का पूछ लिया, राजस्थान स्पेसिफिक, तो राजस्थान का हो गया ना। वो और पूछ लेंगे राजस्थान में बकरियों की नस्ल सुधार के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई है, वो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, पशुपालन साइंस का सब्जेक्ट है, वो केंद्र पूछ लिया तो साइंस की बात होगी। ये का ये कोई वर्ल्ड का इस प्रकार की कोई चीज उठा के लिया जाएगा, तो उधर कम संभावना है, साइंस तो एक सी होती है। पर ये बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर हम राजस्थान भी पूछते हैं, इंडिया भी पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं अपने वर्ल्ड। अच्छा, प्री वाला एग्जाम ये कहता है कि प्री वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 150। कितने क्वेश्चन आएंगे, 150। इन 150 में से 55-60 क्वेश्चन राजस्थान के आएंगे। 55-60 क्वेश्चन किसके आएंगे, राजस्थान के आएंगे। इसका मतलब 1/3 पार्ट, 1/3 भाग जो होगा वो किसका होगा, राजस्थान। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने भाई, ये इतना ज्यादा राजस्थान क्यों लगा दिया, इसके 2 रीजन। पहला रीजन तो ये था कि बाहर वाले लोगों को आउट किया जा सके, यूपी बिहार उधर का कोई इधर एग्जाम देने ना आए, उनको आउट किया जा सके। क्यों, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा जाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। ये हर राज्य अपनी अपनी पॉलिसी अपनाता है। कल या परसों के अखबार की खबर थी कि तमिलनाडु सरकार ने कहा कि तमिलनाडु में नौकरी के लिए तमिल का पेपर पास करना अनिवार्य। तमिल वाला पेपर पास करोगे तो हमारी नौकरी लगोगे, वरना हमारी नौकरी। हमने भी कहा कि लो साहब हमारे वो भाषा वाला तो पास नहीं करना, लेकिन हम सवाल हमारे इतने पूछ लेंगे कि तुम वैसे ही पास नहीं हो पाओगे, तुम्हें प्री में फेल कर कुरा देंगे। पहले क्या 2003 से पहले का आप कभी आरएस का रिजल्ट देखो, उसके अंदर आप देखोगे कि 1000 लोगों की वैकेंसी है तो उसके अंदर 200-250 यूपी बिहार के लग गए। कारण था कि यूपी बिहार वाले लोगों में एक तो आईएएस की तैयारी का शुरू से ही हुआ करता था, वो आईएएस की तैयारी करते, सेम सिलेबस अपने आरएस का हुआ करता, उधर नहीं हुआ, इधर दिया, इधर उन लोगों के सिलेक्शन हो जाते। 2003 के बाद में अपने आरपीसी ने थोड़ा मोड चेंज किया, उसमें बेसिकली अपने एक चेयरमैन बने सीआर चौधरी सर। सीआर चौधरी एक चेयरमैन थे आरपीसी, जो बाद में एमपी रहे थे नागौर से, और केंद्र में मंत्री थे पिछली गवर्नमेंट में, 2014 वाली जो मोदी गवर्नमेंट थी उसके अंदर। तो सीआर चौधरी सर ने ये क्वेश्चन ऐसे पूछने शुरू किए, यार आपने तो अपने राजस्थान के क्वेश्चन ज्यादा पूछ ली जाए, अपने राजा महाराजाओं के क्वेश्चन ज्यादा पूछ ली जाए। तो अपने राजा महाराजाओं को पूछने शुरू किए, कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। तो अब कुंभा को याद नहीं उसने कौन सा बजाया होगा, तो राजस्थान वालों को याद नहीं हो तो बाद में यूपी बिहार वालों को तो कैसे याद हो। पर यूपी बिहार वाले जीवटता के लोग हैं, वो यू खूब पढ़ने में खूब माहिर होते हैं, वो पढ़ पुढ़ा गए। तो उन्होंने कोई राजस्थान जीके की एक आधी किताब उठाई, घोटे में मार लिए उसके,
और सारे याद कर लिए, कुंभा नहीं कुंभा का बेटा और उसका पोता भी क्या क्या बजाता था वो भी उनको याद हो गया। तो आरपीसी को लगा यार मामला बिगड़ रहा है, तो आरपीसी ने चेंज किया और आरपीसी ने पूछने शुरू किए कि तेजा जी की घोड़ी घोड़ी का नाम क्या था, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था। अब घोड़ी घोड़े बताओ देखे तुम। आते तो अपने वालों को भी नहीं थे, पर यूपी बिहार वालों को थोड़ा और डराया हमने। वो उन्होंने वो याद किए, तो हमने राजस्थान की ज्योग्राफी के सवाल पूछने शुरू किए। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि 2012 का प्री था, तो 2012 वाला प्री मैं देने के लिए गया। तो मेरी उस समय तैयारी अच्छी थी, मैं 2010 वाला मेंस दे चुका था। उस समय प्री सेकंड ईयर में कोई प्री पास कर लिया था, तो वो मेंस दिया हुआ था मेरा। तो मुझे लगता था कि यार तैयारी अच्छी है इस बार। तो तब हमारे दो पेपर हुआ करते, एक पेपर होता जीके का, एक पेपर होता सब्जेक्ट का। तो हम सबका कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट पे होता है, ऐसा मेरा हिस्ट्री था। तो मुझे लगता है 100 सवाल आएंगे हिस्ट्री के, उनके अंदर से मैं 85 फाड़ गया हूँ कि ये सवाल इधर के उधर नहीं जाने दूंगा। ये ज्योग्राफी वाले को ज्योग्राफी में लगता है, पोल साइंस वाले को पोल साइंस में लगता है। जीके में 100 सवाल आते, तो उसमें हम सोच के जाते कि यार 50 तो ही जाएंगे, इतने ही करने, इससे ज्यादा अपने करने भी नहीं। और मेरे 2010 वाले में भी पता नहीं 52 सवाल सही थे कितने से थे। तो मुझे लगता था यार 2010 में 52 तो कर ही लिए थे, इस बार 62 तो कर ही जाऊंगा, इससे ज्यादा अपने को जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पर मैं जब वो पेपर देने के लिए बैठा जीके वाला, तो मेरे को उसमें 70-72 सवाल तो यूं ही आ रहे थे। अब मैं उसमें जो पढ़ूं वही आए, जो पढ़ूं वही आ रहा सवाल। तो मेरे मन में दो डाउट आए। पहला डाउट तो ये कि क्या मैं इतना इंटेलिजेंट हो गया कि अब मेरे को पेपर इतना सरल लग रहा है। आदमी खुद पे डाउट होता है पहला। दूसरा डाउट ये है कि पेपर इतना सिंपल है क्या कि अपने को सारे आ रहे हैं। या तो अपने इंटेलिजेंट ज्यादा है या पेपर सिंपल है। यदि पहले वाली बात है तो बहुत अच्छी बात है, अपने इंटेलिजेंट, अपने सवाल सही होने चाहिए। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब तो सही होने ही चाहिए अपने। पर यदि दूसरी बात है पेपर सिंपल है तो लफड़ा है, क्योंकि पेपर फिर कितना सिंपल है क्या पता अपने को बेहतर आते, तो इसको 82 उसको बाण मारे हैं तो अपने तो रेस से बाहर हो जाएंगे। सिंपल पेपर हमेशा पढ़ने लिखने लोगों वालों को लिए खतरनाक होता है, वो बाहर कर देगा। उसमें गधे घोड़े सब बराबर हो जाएंगे, सबको वो सवाल आ रहे होंगे। तो अब मैंने यूं किया, मेरे को पक्का पक्का लगे इसके अंदर यार 70 से तो अपना एक भी कम सही नहीं होगा, और उल्टे 75 ही सही हुए थे उस एग्जाम के अंदर। तो जैसे एग्जाम खत्म हुआ, मेरे पास में एक भैया बैठे, कभी सीनियर से भैया बैठे, तो मुझे लगा यार सीनियर आदमी इनसे पूछे, इनके भी यदि इतने सही हो रहे हैं तो पेपर इसका मतलब ठीक है, और इनके ज्यादा सही हो रहे हैं इसका मतलब पेपर बहुत इजी था, अपने पिछड़ गए। तो मैंने भैया को कहा गया, अरे भैया आपका एग्जाम कैसा हुआ। भैया ने कहा कि बहुत ही खराब हुआ। तो ऐसे बोलते मैं समझ गया भैया ये तो यूपी के अपने तो नहीं है। तो भैया खराब तो कैसे हुआ, कितना सिंपल सा पेपर आया था, ये तो मेरे तो खूब सारे सही हो रहे। काहे का सिंपल था, हम आपका पूरा राजस्थान का इतिहास याद करके आए, पूरा आपका संस्कृति याद करके आए, और आप क्या सवाल पूछते हैं कि राजस्थान में पशुओं की संख्या बताइए। उसमें सवाल पूछा हुआ राजस्थान में पशुओं की संख्या बताइए, ये मेरे को भी नहीं आया था। भाई नहीं पड़ गया, डाटा याद नहीं रहा, मैंने भी छोड़ दिया था। पर मैंने छोड़ दिया, मैंने भाई ये तो अब किसी को नहीं आएगा, आएगा तो आ जाएगा 10% को, क्या फर्क पड़ता है। पर भैया में डर घुसा उस वजह से। और भैया ने कहा क्या क्या नहीं पढ़ के आए। हम पढ़ के आए, पशु भी पढ़ के आए थे। हम पढ़ के आपका कौन सा भेड़ ज्यादा ऊन देता है, कौन सा गाय ज्यादा दूध देता है, पर आप संख्या पूछेंगे, आप घर घर गिन के आए तुम्हारे। मैं बड़ा राजी हुआ, मैंने आरपीसी थैंक यू बोला, थैंक यू आरपीसी। अगली बार इलाहाबाद के अंदर किसी बुक स्टोर पे खड़ा होकर बच्चा जब आरएस का फॉर्म मांगेगा कि आरएस का फॉर्म भरना है, और इन जैसे भैया खड़े रहेंगे, तो ये उस दूसरे वाले को डराएंगे कि नहीं देना एग्जाम, उधर मवेशियों का संख्या पूछते ये तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे। अब ये बड़ा काम ठीक है। फिर बीच में आरपीसी लगा, इन्होंने ज्योग्राफी भी याद करनी शुरू कर दी। तो आजकल आरपीसी पीछे पड़ी हुई है पॉलिटी की, और राजस्थान पॉलिटी के इतने टफ क्वेश्चन पूछती है, इतने टफ क्वेश्चन पूछती है, अपने को नहीं आते है ना। मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से अपने को 7 ही आते हैं, 3 उन्होंने कहां से पूछ लिए वो जाने, उनका राम जी जाने। वो जब पूछते हैं तब पता चलता है ये भी सवाल था, ऐसा भी कोई सवाल बन सकता है। तो अब अपने लोड लेना बंद कर दिया, अपने को समझ में आ गया बाहर वालों को डराने के लिए अपने लिए सवाल नहीं। वे सवाल जो सबको आते हैं आपके गलत नहीं होने चाहिए। यदि जो सवाल सबको आता आपका गलत हो गया तो वो नेगेटिव लेके जाएगा। जैसे कभी सिंपल क्वेश्चन आया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए, और आप प्रथम पढ़ना भूल गए, आपको लगा भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए, और पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी था, आप नरेंद्र मोदी करके आगे। ये बाकी सबने प्रथम पढ़ा, वो जवाहरलाल नेहरू करके, आप करके क्या करके आगे नरेंद्र मोदी, ये 2 नंबर माइनस है। पर एक सवाल आया युगांडा के राष्ट्रपति का नाम बताइए, किसी को नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं आपको आता भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरिट पे वे सवाल असर डालते हैं जो बाकी लोगों को आ रहे थे पर आपको नहीं आ रहे थे। इसलिए बहुत सिंपल सिंपल तैयारी की आवश्यकता होती है, इतना इसमें कोई डीप जाने की आवश्यकता भी नहीं होती। इसलिए आप देखते हैं कि 150 सवाल आते हैं और कट ऑफ कितनी जाती है कि 63 सवाल सही हुए उसका सिलेक्शन। 150 में से 63 सवाल जिसके सही हुए उसका क्या हो गया सिलेक्शन। इसका मतलब 50% भी नहीं, 50% तो मेरिट पहुंच ही नहीं पा रही। इसका मतलब 42% पे आपके सिलेक्शन हो रहे। ये जनरल बॉयज की कट ऑफ है, बाकी कट ऑफ तो नीचे आएगी, धीरे धीरे और नीचे ही जा रही है उसके अंदर कट ऑफ।
अब पिछली बार 84 थी, मैं कहता हूँ 2-4 नंबर बढ़ भी जाएगी तो 87 88 आ जाएगी, तो भी वो 50% तो नहीं पहुंच पा रही। इसका मतलब लोगों को ज्यादा सवाल आते तो नहीं, सिंपल सिंपल सीधी सीधी बातें लोग पढ़ लेते हैं, उस पढ़ने से प्री पास हो जाता है। और इसमें प्री स्क्रीनिंग है, वास्तव में प्री इसीलिए लिया जाता है आपका, ताकि संख्या छांटी जा सके कि भाई 5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, अब कैसे इनको अलग करें, तो कहा प्री लो तो पता चल जाएगा कि तैयारी कितने लोग कर रहे थे। तो तैयारी करने वाले लोग ले दे के होते हैं 30-40 हजार, उन 30-40 हजार के अंदर कंपटीशन होता है, उनके अंदर से वो 15-20 हजार को पास कर लेते हैं। मेंस पूरा सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में लिखवाएंगे, लिखवाने में बाद में आपने कुछ भी ऐसा याद करके गए तो उसे होगा नहीं, उसमें तो आपके विचार चाहिए, आपकी लेखन शैली चाहिए, फिर उनके पास और छंट के क्रीम जाएगी, फिर वो कहेंगे हम इंटरव्यू लेंगे। पहले बड़ी चीज है, इसलिए चीजों को बहुत सही ढंग से पढ़ना, इतनी पढ़ना जितनी हमें जरूरत है, ज्यादा कोई डीप में जाने की आवश्यकता नहीं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, जैक को थोड़ा थोड़ा सब आना चाहिए, जैक को मास्टर किसी का नहीं बनना। तो देखो आप नोटिस करना, आपके सिलेबस के ऊपर लिखा है सामान्य ज्ञान, क्या लिखा है, इसका मतलब सामान्य नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना उसको। कई बार क्या स्टूडेंट उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, वो सर ये भी बताओ वो भी बताओ। यदि हिस्ट्री इतनी ज्यादा पढ़नी है तो फिर एमए की जाए, फिर पीएचडी की जाए, ताकि हिस्ट्री पढ़ ली जाए। आपको हिस्ट्री का मास्टर बनना है, आरएस बनना है, हिस्ट्री का मास्टर तो नहीं बनना, तो बेस्ट फिर इतनी पढ़ ली जाए जितने से अपना एग्जाम पास हो जाए। ये सेम ज्योग्राफी में, ये सेम इकोनॉमी, वरना कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया फिर वही आएगा, हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ेंगे, पर हिस्ट्री तो भाई साहब आएगी 70 नंबर की, बाकी वाला तो पूरा पेपर पढ़ा है ना 730 नंबर का, वो कहां से करोगे। इसलिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने, सबको बराबर वेटेज देना, सबकी तैयारी एक साथ होनी चाहिए। जितने अपने काम की चीजों उतनी सारी पढ़ ली जाए, जो अपने काम की नहीं उन चीजों को नहीं पढ़, वरना फिर एक के अंदर घुस के रह जाएंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट को उतना टाइम हम दे नहीं। आई बात समझ में। ये 5 सब्जेक्ट हम पहले पढ़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, ताकि हमारे प्री में भी अच्छे नंबर आए। मैं प्री में नंबर वैसे आने चाहिए कि भाई कट ऑफ जाती है 84, स्टूडेंट कई बार आगे पूछा सर मेरिट कितनी जाएगी, तो लगता है यार 80-85 के बीच में जाएगी। सर मेरा होगा कि नहीं होगा, तेरे कितने हैं, सर 85 है। अब यार हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मैं कह रहा हूँ 85 जाएगी, 85 ही गई तो हो जाएगा, पर क्या पता 86 चली जाए तुम बाहर हो जाएगा। होना ये चाहिए कि आप प्री का एग्जाम जिस दिन दे के हो और आप शाम को आके कहो कि मेरे नंबर है 122, अब कितनी जाए कट ऑफ अपना हो जाएगा, मेरे नंबर है 112, मेरे नंबर है 108, मेरे नंबर है 110। जो मेरे एक रूममेट है तो वो हमेशा ये करते हैं कि वो जब भी पेपर दे के आते हैं तो मैं उनको पूछता हूँ कि अरे कैसे क्या है पेपर, कितना रहा, कितनी कट ऑफ जाएगी आपके, कैसे वे हो जाएगा प्री नहीं हो जाएगा, तो वो यूं पेपर उछाल के यूं कहते हैं कि जितनी तेरी कट ऑफ जाएगी ना उससे मेरे 50 नंबर ज्यादा आएंगे। प्री का तो कोई लोचा ही नहीं, और हर बार उनके 40-45 नंबर ऊपर आते हैं कि 84 कट ऑफ गई उनके नंबर 134, तो 72 कट ऑफ गई उनके नंबर 112 113। तो ये तो है कॉन्फिडेंस। और आप प्री का देख के और उसके बाद आप अदर झूल के अंदर हो, इसका मतलब आपने ढंग से तैयारी, तो ढंग से, और यदि प्री वाले ढंग से तैयारी की, ये नंबर 132 133 हो रहे हैं, 122 भी हो रहे हैं, 120 भी नंबर हो रहे हैं, इसका मतलब 5 सब्जेक्ट अच्छे पढ़े, ये 5 सब्जेक्ट अच्छे पढ़े, इसका मतलब आपको अब तैयारी कितनी करनी है, 350 नंबर की तैयारी आपकी कंप्लीट है। आई बात समझ में। तो अपने ये 5 सब्जेक्ट करेंगे तो इसमें अपने 5 में भी हिस्ट्री वाला पोर्शन लेंगे। मैंने बताया राजस्थान वाले पोर्शन ज्यादा आते हैं, तो अपने क्या शुरू करेंगे, राजस्थान, हेडिंग डालो राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास। तो अपने 2 कर लेंगे, एक कोई राजस्थान का पढ़ लेंगे, एक इंडिया वाला पढ़ लेंगे। तो इकोनॉमी इंडिया वाली पढ़ लेंगे, ये अपने राजस्थान की, तो दोनों बैलेंस में चलता रहेगा अपने। राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आप लोगों ने 10वीं तक हिस्ट्री पढ़ी होगी, कई लोगों की 12th में भी रही होगी, कईयों के ग्रेजुएशन के अंदर रही होगी। तो आप देखते हो कि हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। कौन कौन सी बताओ देखे, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। लिखना नहीं है कुछ, एक बार सुनो दे, कौन कौन सी है, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। 10वीं तक पढ़ा होगा, ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा आप भूल गए तो मैं थोड़ा याद करवाता हूं। हिस्ट्री का ये जो अपना डिवीजन है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न वाला डिवीजन है, ये अंग्रेज करके गए। कौन करके गए, जेएस मील नाम करके एक अंग्रेज था, क्या नाम था, उसने अपने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, 3 भागों में बांट दिया। पूछा उससे कि भाई तूने कैसे बांटा, उसने कहा सिंपल है, तुम्हारे इतिहास में तो कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। उसने कहा मैं कुछ नाम बोलता हूं, सुनो देखे कि क्या नाम है, तो उसने नाम बोले कि हर्षवर्धन, मृस्कटिकम, चंद्रगुप्त,
समुद्रगुप्त, विशाख दत्त, स्वपन वासु दत्ता, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वश्यम, कालिदास, पुलकेशिन, नरहरिवर्मन, राजेंद्र, राजराजेश्वर। उसने कहा नाम सुने कुछ? हमने कहा हाँ यार, नाम तो जोरदार जोरदार ली। उसने कहा मैं नाम चेंज करता हूँ, अब नाम दोबारा सुन। याहिया बिन अहमद सर हिंदी, अबू बकर इसामी, मुंतखबुत तवारीख, मुंतखबुल लुआब, अकबरनामा, आईन अकबरी, अबुल फजल, सिकंदर लोदी, मुबारक लोदी। ये नाम, हमने कहा हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पूरे चेंज कर गए। उसने कहा और रुको एक बार, सब्र करो थोड़ा, आगे और सुन। उसने कहा मैं नाम थोड़ी और बोलता हूँ। उसने बोले वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, इंडियन पिनल कोड। उसने कहा अब? हमने कहा अब वापस चेंज कर दिया तूने। उसने कहा पहले जो मैंने नाम बोले थे वो जो संस्कृत में थे वो प्राचीन भारत है, तो क्या है? बाद में जो मैंने नाम बोले थे वो फारसी में है, वो मध्यकालीन भारत है। बाद में जो नाम बोले वो इंग्लिश के अंदर है, वो आधुनिक भारत है। इसका मतलब हुआ कि प्राचीन काल में जब हिंदुओं का राज था वो तो कौन सा हो गया? प्राचीन काल। जब मुसलमानों का राज आ गया वो कौन सा हो गया? मध्यकाल। जब अंग्रेज आ गए तब क्या आ गया? आधुनिक। कुल मिला के अंग्रेजों ने कितने शानदार तरीके से हमें यह सिखा दिया कि भारत आधुनिक तब हुआ जब अंग्रेज आए। भारत आधुनिक कब हुआ? जब उनका साहब, उन्होंने हिंदू काल को क्या कहा? प्राचीन। मध्यकाल को क्या कहा? मुस्लिम मुस्लिम काल को क्या कहा? मध्यकाल। पर अंग्रेजों वाले काल को क्या कहा? उनका साहब आधुनिक तब हुए जब हम आए। इससे पहले तुम्हारे बड़कों की जिंदगी एयर कंडीशनर धोतियों में बीत गई। ये जो पैंट पहननी सिखाई है ना भाई साहब, ये हमने सिखाई है, इसलिए हमने तुम्हें क्या बनाया है? आधुनिक। क्या बनाया है? आधुनिक। तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सी? प्राचीन, मध्यकाल और, अपने प्राचीन से शुरू कर ले, लिखो प्राचीन काल, एंशियंट टाइम, एंशियंट एरा, एंशियंट पीरियड, प्राचीन काल। प्राचीन काल, एंशियंट एरा लिख लो, एंशियंट पीरियड लिख लो, एंशियंट टाइम लिख लो। और सुनो, देखो थोड़ी सी मैं चीजें बताता हूं, फिर अपने आगे शुरू करते हैं। एक बार लिखना मत कुछ, एक बार देखते हैं अपने खाली। मैं थोड़ा समझा दूं ताकि आगे 2-3 दिन का तो काम एक साथ ही हो जाएगा, फिर मुझे समझानी नहीं पड़ेगी चीजें ज्यादा, आपको अपने आप समझ में आती रहेगी। क्या क्या लिखे हैं बोलो देखे? पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य, लोह, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्त। लिख लेंगे, इंग्लिश लिख लेंगे, अपने लिखेंगे तब एक बार समझने के लिए। पहला कौन सा है? इसका मतलब प्राचीन काल की शुरुआत में सबसे पहला जो अपने को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? पाषाण काल। क्या पढ़ना है? स्टोन, स्टोन के बारे में पढ़ना है। पाषाण मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो अपनी भाषा में पत्थर। हिस्ट्री की भाषा में पाषाण बोल रहे, अपनी भाषा में क्या आ जाएगा? पत्थर। इसका मतलब है मनुष्य की जिंदगी में सबसे पहले किसी चीज का महत्व था तो वो किसका था? पत्थर। किसका था? क्या करता होगा पत्थर से? आग लगाता, शिकार करता था। क्या करता था पत्थरों से? शिकार करता था वो पत्थरों से। हुआ ये था कि जब कभी मनुष्य सभ्यता की उत्पत्ति हुई तो 2 चीजें थी, खाना और पीना। बेसिक नीड है, खाना पीना तो नहीं चाहिए। इसलिए मनुष्य हमेशा नदियों के पास में रहा। किसके पास में रहा? नदियों के पास में रहेंगे। नदियों के पास में रहेंगे तो पीने की, तो पानी की तो कोई कमी अपने पास नहीं है। इसलिए नदियों को कहते हैं कि वो सभ्यताओं का पालना है। सभ्यताओं का पालना होता है, बच्चे को झुलाते हैं, पालना, क्रेडल जो पालना होता है। सभ्यताएं यदि कहीं पली, सभ्यताओं का कहीं पर यदि विकास हुआ तो सभ्यताओं का विकास हमेशा किसके किनारे हुआ? तो नदियां सभ्यताओं का क्या है? पालना। हर सभ्यता किसके किनारे पली है? कोई भारत की सभ्यता तो सिंधु के किनारे पली, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। कोई ईरान की सभ्यता, इराक की सभ्यता दजला फरात नदियों के किनारे फली। कोई मिस्र की सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे फली। तो हमेशा सभ्यताएं किसके पास में रही? हमेशा नदियों के पास में। नदियों के पास में उसे पानी मिल गया। एक तो एक नदियों ने और अच्छी चीज दी उसे, नदियां पहाड़ों से आती। जब नदियां पहाड़ों से आती तो अपने साथ में पत्थर लाती। पहाड़ों से क्या लाती? पत्थर। एक और काम, नदियों में वो समतल मैदान में जाके रहा, तो पहाड़ से उतरते 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 नदी जब समतल में आई तो पत्थर लुढ़कता 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 उसके पास आया, तब तक गोल हो गया। पत्थर कैसा हो गया? उसने वो पत्थर इकट्ठे किए, नहर ये थी। जंगल थे, धरती पर जंगल ही जंगल फैले हुए थे इधर उधर, तो उसे लगा खाऊं क्या, तो उसने जंगल के जानवर मारने शुरू किए।
पत्थर उसके इकट्ठे किए हुए थे। अब वो पत्थर लेके जानवरों के पीछे भागता, जानवरों को पत्थर फेंक के मारता, या तो जानवर मर जाता या जानवर घायल हो जाता। घायल भी हो गया तो भाग के उसको पकड़ता, गर्दन मरोड़ता, कच्चा खा लेता। ये उसकी दिनचर्या थी शुरुआत में। एक बार धीरे धीरे उसके समझ में आया कि यार गोल पत्थर से जब मैं किसी जानवर को मारता हूं तो जानवर मरता ही नहीं। तो लगा इस पत्थर को मैं एक तरफ से तीखा कर लूं। तो उसने पत्थर को एक तरफ से क्या करना शुरू कर दिया, तीखा। अब उसने तीखे वाली साइड से जानवर को मारा, उस दिन जानवर फटाफट ही मर गया। एक भाटे के अंदर ही चित्त आया, तो उसे लगा ये बड़ा मामला ठीक है। पर धीरे धीरे उसका दिमाग और काम किया, तो उसको लगा यार कई बार पत्थर जब मैं फेंकता हूँ तीखी वाली साइड से फेंकता हूँ, पर बीच में स्विंग हो जाता है वो, और साइड वो लगती है दूसरे वाली, तो उसने दूसरी साइड से तीखा किया। दोनों साइड से तीखे पत्थर रखने शुरू किए, चापर चॉपिंग, क्या बोलते हैं इसको, चापर चॉपिंग, तीखे तीखे पत्थर यूज में लेने शुरू किए। अब जानवर आराम से मार लिया करता है, जिंदगी थोड़ी और स्मूथ हुई उसकी। ऐसे ही एक बार उसने कोई एक पत्थर लिया, किसी जानवर के पीछे फेंका, जानवर मरा, पत्थर जाके चट्टान के टकराया, चट्टान में आग लग गई। चट्टान में आग लगाई तो वो जो जानवर मरा था वो आग पकड़ गया, वो आग पकड़ गया तो उसमें आग लग गई। तो वो भाग के जब पास में गया तो इस बार आग से हीट लगी उसे, वो भाग के उसने मरा दिया। आज क्या है, आज ये नई चीज है, और वो तपन महसूस हुई, हाथ ही नहीं लगाने दे उसको। अब वो कई देर बाहर बैठ के देखता रहा कि यार क्या है। थोड़ी देर में आग बुझ गई होगी, थोड़ी बहुत कोई आग लगी होगी, थोड़ी देर में बुझ गई तो जाके उसने फिर देखा, फिर वो गरम गरम सा था, थोड़ा और वेट किया, थोड़ा ठंडा हुआ। आज उसने अब खाना शुरू किया तो रोस्टेड था, तो उसे लगा ये बड़ा मामला ठीक है। अच्छा घास फूस खाता, उस दिन उसने घास फूस भी खाई तो अच्छी लगी, सीख गई थी वो, थोड़ी सीखी हुई चीजें उसको ज्यादा अच्छी लगी, उसको कच्ची की अपेक्षा सीखी हुई चीजें ज्यादा ठीक है। तो उसकी जिंदगी में अग्नि आई, उसके जीवन में क्या गया, और उसने अग्नि को इतना महत्व दिया कि उसने अग्नि को देवता माना। अग्नि को क्या माना, हमने कहा यार जिंदगी यदि सरल किसी चीज की वजह से हुई तो वो चीज कौन सी है, अग्नि। इसलिए अग्नि क्या है, देवता है। भाई साहब, भाई अपनी जिंदगी में कोई अपनी सहायता करे, अपना को दोस्त ही सहायता करे तो अपन नहीं कहे भाई रे मेरे लिए तो ये देवता है ना। अब मम्मी पापा के लिए अपने कहते हैं वही देवता, क्योंकि अपनी सहायता वही कर रहे हैं और तो कोई कर नहीं रहा, तो अपने उनके लिए भी कहते हैं। कोई आदमी इस प्रकार से सहायता करे तो अपने कहते हैं वो देवता के समान। अग्नि ने उसकी सहायता की, इसलिए अग्नि उसके लिए क्या हो गई, देवता। तो मनुष्य के लिए पत्थर शुरुआत में काम करते थे शिकार का, धीरे धीरे उसने पत्थरों से क्या लगानी शुरू कर ली, आग। दोनों चीजें आई बात समझ। सबसे पहले मनुष्य ने किसी धातु का प्रयोग किया, पहला मेटल जो मनुष्य की जिंदगी के अंदर आया था वो है तांबा। तो कौन सा है, तांबे का प्रयोग सबसे, पत्थरों का प्रयोग कर रहा था। अब उसने तांबे के हथियार बनाने शुरू किए, थोड़े थोड़े तांबे के हथियार बना लिया करता, इसलिए अगले काल का नाम है ताम्र पाषाण। क्या नाम है, पहले वाला स्टोन एज है, अगला चैल्कोलिथिक एरा है, ताम्र पाषाण काल है। इसमें पत्थर तो थे, पत्थर के साथ में उसके पास में क्या आ गया, तांबा। तो उसने तांबे के छोटी मोटी कुल्हाड़ी बना ली, तांबे का छोटा मोटा हल बना लिया, थोड़ी थोड़ी चीजें सीख गया। वो थोड़ा और दिमाग आया उसमें, उसने तांबे में एक और मेटल मिलाया, कॉपर में एक मेटल मिलाना शुरू किया, टिन। क्या मिलाया, और कॉपर में जब आप टिन मिला देते हो तब एक नया मेटल बनता है, ब्रोंज, कांसा। क्या बनता है, तो पहले पत्थर थे, पत्थर से किस में आया वो, तांबे में। तांबे में क्या मिला उसने, टिन। कॉपर में टिन मिलाते हैं तो क्या मिलेगा, ब्रोंज, कांसे। कांसे पदक बोलते हैं अपने, ब्रोंज मेडल। तब उसके जीवन में क्या आ गया था, कांसा। धीरे धीरे वो थोड़ा और इंटेलिजेंट हुआ, उसको एक नई धातु मिल गई, लोहा। क्या धातु मिल गई, आयरन। आयरन मिल गया, आयरन मिला तो उसकी जिंदगी और सरल हुई। कारण कि पहले जंगल जंगल थे चारों तरफ, जब आयरन उसकी जिंदगी में आया तो उसने कुल्हाड़ियां बनाई, कुल्हाड़ियां बनी तो जंगल काटना सरल हो गया। आयरन थोड़ी ठोस धातु है, तांबे से इतना जल्दी कटाई नहीं होती है, लोहा काट देता है किसी भी चीज को, इसलिए लोहा है तो उसने जंगल काटे। जंगल काटे तो उसके रहने के लिए जमीन ज्यादा हो गई थी, उसके खेती करने के लिए जमीन ज्यादा हो गई थी। पहले जमीन ही नहीं थी, चारों तरफ जंगल जंगल थे, खेती करे कहां पर वो, लेकिन अब उसके पास जमीन ज्यादा थी। लोहा आया तो उसने हल बनाया, लोहे वाला जो हल था वो मजबूत था, तांबे वाला इतना मजबूत था नहीं। तांबे वाला मजबूत नहीं था तो जमीन में ज्यादा नीचे नहीं जाता, जमीन में थोड़ा बहुत ही नीचे गया। लोहे वाला पूरा जमीन में नीचे तक जा रहा था, जमीन में जितना नीचे तक हल जाएगा बीज उतना नीचे जाएगा, जितना नीचे बीज जाएगा उतने ज्यादा पैसे आएंगे, फसल ज्यादा अच्छी होगी, फसल ज्यादा अच्छी होगी तो आपकी इनकम क्या हो गई, ज्यादा। तो लोहा आने से उसके जीवन में क्या क्या चीजें आ गई, जंगल कट गए, फसलें क्या होने लगी उसके पास में अच्छी। दूसरी, लोहा उसकी जिंदगी में आया तो उसने हथियार बनाए, तीर। क्या बनाना शुरू किए, तीर। तीर बनाने शुरू किए, इसलिए किसी को मारना बहुत सरल हो गया। अब उसके लिए शिकार बहुत सरल हो गया था, अब तीर मार के किसी भी शिकार को कर लिया करता था। दूसरा, जब लोहा उसकी जिंदगी में हथियार बने तो खाली पशुओं को क्यों मारे, मिनख भी तो मारे। अब एक कबीला ये, एक कबीला ये, एक गांव ये, एक गांव, इनमें लड़ाई होगी। पहले जब लड़ाई भी होती तो एक दूसरे के मुक्के मार रहे हैं, एक दूसरे कुश्ती कर रहे हैं, आप पता ही नहीं चलता कौन जीता और कौन है। अरे अब तीर थे, ज्यादा तीर मारे उसने दूसरे वालों को मार दिया, मार दिया इसका मतलब ये जीते हैं ये हार गए, ये हार गए तो इन्होंने इनकी जमीन पे कब्जे कर लिए, साम्राज्य विस्तार। क्या होने लगा, साम्राज्य विस्तार।
अच्छा, जब खेती ज्यादा होने लगी, खेती ज्यादा होने लगी तो इनकम ज्यादा हुई, इनकम ज्यादा हुई तो लूटपाट की संभावना बढ़ गई। लूटपाट कहाँ होगी? जहां ज्यादा पैसे होंगे वहां होगी, या जहां कम पैसे होंगे वहां होगी? ज्यादा पैसे होंगे वहां होगी। वो दिलीप सर हमेशा हंसते रहते हैं कि सर कहते हैं जब हॉस्टल में पढ़ा करते तब हॉस्टल के अंदर कभी रूम के ताला नहीं लगाते, और कहते अपने दरिया दिल आदमी भाई साहब, रूम के कोई ताला नहीं, कोई आओ कोई जाओ, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन वार्डन साहब ने बुला कहा कि इधर आ, तुम्हारे पास है क्या जो कोई लेके जाएगा? है ना, 2 पैंट शर्ट और 4 किताबें है तुम्हारे पास, ये कोई भी लेके नहीं जाए, पर प्लीज ताला लगाया करो, ये पंखा हॉस्टल का है, कोई उतार के ले जाएगा। तुम तो नंगे हो पर हॉस्टल का तो पंखा है कम से कम। तो आदमी के पास कुछ नहीं होता है तब वो डरता नहीं है। और जैसे मैं कहता अपना रूम है यूं खुला छोड़ के चले जाते हैं, और कोई अपना दोस्त अपने को 5,000 रुपए छोड़ जाए, अपने 3 बार यूं ताला देख देख के जाते हैं कि नहीं यार रुपए पड़े हैं, कोई निकाल नहीं ले। और कोई लैपटॉप वगैरह लेके जाए तो अपने जब भी जाएंगे तो ताला लगा के जाएंगे। लैपटॉप नहीं था तब तक अपना रूम भी खुला पड़ा था। तो इनके पास पैसे आए तो कहा लूटपाट होगी, लूटपाट होगी। तो अब मान लो ये 100 लोग हैं, और ये 100 लोग एक गांव के अंदर रहते हैं, ये खेती करते हैं। अब इनको डर है कि यार इधर वाले गांव वाले लूटपाट कर सकते हैं। तो इन 100 लोगों में से अपने से 20 लोग निकाले जिनकी बॉडी बॉडी ठीक थी, जो जिम विम जाया करते थे, और उन 20 लोगों को आगे तुम्हारा एक ही काम है, इस गांव वाले आ जाए तो उनको कूट कूट के भगा देना, इस गांव वाले आ जाए तो हमारी रक्षा कर देना। तो उन्होंने कहा कि हम 20 लोग यदि रक्षा में बैठे रहेंगे तो हमारे कमाई कहां से आएगी भाई साहब? हम खेती करेंगे नहीं, हम सारा दिन तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो कहा चिंता मत करो, खेती हम 80 कर लेंगे, और हम जो 80 करेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा तुम्हें भी दे देंगे, ताकि तुम बैठे बैठे ही खा लो, तुम्हें कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा काम केवल क्या करना है? रक्षा। उनकी बन गई सेना। क्या बन गई? और वो जो अनाज मिल रहा था उनको खाने के लिए, वो हो गया धीरे धीरे टैक्स। क्या हो गया कि सेना को क्या देना पड़ेगा? टैक्स। अब सेना में 20 जने, 20 में से कोई एक कमांडर होगा, वो कमांडर बन गया धीरे धीरे राजा। वो क्या बन गया? 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि कमांडर मरा, नया कमांडर किसको बनाएगा? और डंका आदमी देखो इसको बनाओ। तीसरी बार का और डंका देखो इसको बनाओ। चौथी बार ऐसा हुआ कि पिछला जो कमांडर था उसका बेटा भी डंका था, तो इसके बेटे को बना दो। बाद में उसका बेटा बन गया, तो सिस्टम वंशानुगत हो गया, हेरिडिटरी सिस्टम। कैसा हो गया? हेरिडिटरी हो गया, वंशानुगत हो गया। राज्य को बोला करते जन, राज्य को क्या बोलते? जन। जब बड़ा हुआ तो क्या बन गया? जनपद। जनपद जब बड़ा हुआ तो बन गया महाजनपद। क्या बन गया? तो लोहे काल के बाद में कौन सा काल है? तो पहले पत्थरों का प्रयोग करता वो काल, तांबा आ गया तब, तांबे मिट्टी ने मिला के कांसा मिला लिया तब, जब लोहा आ गया तब, लोहे से बड़े बड़े साम्राज्य बने तब। भारत में 16 बड़े महाजनपद आए। कितने महाजनपद आए? 16 बड़े महाजनपद आए। इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद सबसे शक्तिशाली हो गया, मगध। कौन सा था? बिहार में एक महाजनपद था, उस महाजनपद का नाम क्या था? ये मगध शक्तिशाली हो गया। अच्छा, मगध कहां पड़ता है? बिहार। बिहार शक्तिशाली क्यों हो गया? क्योंकि मगध में 2 नदियां निकलती थी, गंगा और सोन। कौन कौन सी नदियां? जहां से गंगा जी बह रहे हैं वहां पे फसलें कम होगी, ज्यादा होगी? फसलें ज्यादा, तो इनकी इनकम अपने आप ज्यादा होगी। बिहार के पास में एक जगह पड़ती है झारखंड। कौन जगह? झारखंड में लोहा खूब सारा था, लोहे ज्यादा थे तो खेती का काम अच्छा हो जाएगा, लोहे ज्यादा थे तो हथियार भी आपके क्या हो जाएंगे? अच्छे। बिहार के पास पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा को तब बोला करते कलिंग। क्या बोलते उड़ीसा को? और कलिंग में हाथी बहुत ज्यादा थे। पहले अपने भारत में जो भी लड़ाइयां थी वो हाथियों की लड़ाइयां थी। किसकी लड़ाइयां थी? अब उनके पास हाथी भी है, उनके पास लोहा भी है, उनकी इनकम भी ज्यादा है, तो वो तो आगे जाएंगे यार। तो सबसे शक्तिशाली जनपद कौन हुआ? और मगध महाजनपद बाकी सबको खा गया। अब एक ही महाजनपद का राजा है, वो कौन सा महाजनपद है? मगध। इस मगध महाजनपद में अलग अलग वंश आते रहे। फिर एक वंश आया जिसने लंबे टाइम तक राज किया, उस वंश का नाम था मौर्य। क्या नाम था? वो एक ही वंश लंबे टाइम तक रहा, इसलिए पूरे काल का नाम ही हमने क्या दे दिया? क्या दे दिया? महाजनपद काल था। महाजनपद काल में एक महाजनपद हुआ मगध। मगध में राज किसने किया? मौर्यों ने, इसलिए काल का नाम क्या पड़ गया? अफगानिस्तान से लेके बंगाल की खाड़ी, कश्मीर से कन्याकुमारी। कहां से कहां तक? अफगानिस्तान से बंगाल की खाड़ी, कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे भारत में एक ही डंका बज रहा है मौर्यों का। सब तरफ मौर्य 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 राजा है, इसलिए पूरे काल का नाम ही क्या दिया? मौर्य काल दिया। लेकिन यहां भी लफड़ा हुआ। पहले बड़े राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे बड़े राजा हुए बिंदुसार। कौन हुए? तीसरे बड़ा राजा हुआ अशोक। कौन हुआ? अशोक के भगवान जाने दिमाग में क्या, उसने कहा लड़ाइयां बंद। क्या बंद करेंगे? कलिंग पर अटैक किया उसने, और कलिंग पर अटैक पे 1 लाख लोग मारे, 1.5 लाख लोग उसने गिरफ्तार किए। और उसके बाद उसे लगा, अरे यार कितने टाबरों को मैंने अनाथ कर दिया, कितनी महिलाओं को मैंने विधवा बना दिया, कितने बूढ़े माता पिता होंगे जिनके बेटे मर गए, कितने बेटे होंगे जिनके माता पिता मर गए, और आज के बाद मैं ये काम नहीं करूं। उसने लड़ाइयां क्या कर दी? बंद। राजतंत्र तभी तक चलेंगे जब तक लड़ाइयां हैं।
बिना लड़ाइयों के राजतंत्र आपने बंद किए, इन्होंने थोड़ी किए। ये मारेंगे आप। युद्ध शांति के लिए जरूरी है। युद्ध किसके लिए जरूरी है? आप युद्ध छोड़ोगे ना तो शांति नहीं रहेगी। आज आप और मैं यहां पे बैठ के शांति से पढ़ पा रहे हैं, इसका कारण है कि अपनी सेना बॉर्डर पे खड़ी है। इसलिए उधर से कुछ भी होगा वो अपने आप संभाल लेगी, अपने शांति से रहेंगे। मैं कहता हूं आपने कह दो भाई शांति प्रिय रहे, हम तो किसी से लड़ाई करेंगे नहीं, सेना वापस बुला लो, और अपने अपनी सारी सेना को वापस बुला ले। पाकिस्तान शाम से पहले पहले पटियाला पहुंच जाए, है ना। इसलिए युद्ध आवश्यक है। युद्ध किसके लिए आवश्यक है? ये फर्जी चीजें हैं। शांति प्रिय नीति अपनानी चाहिए। क्या अपनानी चाहिए? शांति प्रिय। आप शांत होगे, बाकी दुनिया शांत थोड़ी हो रही है। या तो सारे शांत हो जाएंगे, उस दिन पार पड़ेगी। बाकी यदि अशांति कर रहे हैं तो आप शांत नहीं बैठ सकते, वरना आपके घोचे हो जाएंगे जिंदगी में। आपके कोई ना कोई आगे कुचरनी करके चला जाएगा और आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको युद्ध आवश्यक है। अशोक युद्ध बंद कर गया। अशोक युद्ध बंद कर गया तो अशोक वाले टाइम तक तो पार पड़ गई। उसके बेटे पोते पड़पोते लखन वाले थे नहीं। लखन वाले थे नहीं तो साम्राज्य में हमले होने शुरू हो गए। अफगानिस्तान तक बाउंड्री थी। ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, यहां से अपना इंडिया वाला पोर्शन शुरू हो जाता। यहां पर भी मौर्यों का राज, यहां पर भी मौर्यों का राज, यहां पर भी मौर्यों का राज। यहां जाके उनकी राजधानी है पाटलिपुत्र। मौर्यों की राजधानी कौन सी थी? जैसे आजकल आप बोलते हो पटना, बिहार का जो पटना वो उनकी राजधानी थी। अब देख लो, यहां बैठ के वो यहां पर भी राज कर पा रहे थे। लेकिन अब जो जितना राजधानी से दूर होगा वो उतनी कम बात मानेगा। भय बिना प्रीत ना होए गोसाई। प्रीत का एकमात्र कारण है कि भय है। ये यदि आपकी बात मान रहे हैं यहां बैठ के, क्योंकि डर लगता है कि यदि इस आदमी की बात नहीं मानी तो जूता नंबर 10 का आता है, कल आके कूट के चला जाएगा। और यदि इन लोगों को यह लगे कि यार इधर वाले कुछ भी नहीं कर सकते अपना, तो क्यों मान लेंगे आपकी बात। और ये छोड़िए, अब जो यहां लोग रह रहे थे, इधर जो लोग रह रहे थे, उन्होंने हमले करने शुरू किए। अफगानिस्तान वाले इस इलाके में, पाकिस्तान वाले इलाके तक, यहां तक ये लोग आने शुरू हो गए। ये 2-3 जातियां थी जो इस अपने उत्तरी भारत के अंदर, ऊपर वाले भारत के अंदर आ जाती है। इस पूरे इलाके में 3 नई जातियां आ जाती है। एक जाति है इंडो ग्रीक। कौन सी जाति है? वे ग्रीक जो इंडिया में आ गए उनको क्या कहा गया? इंडो ग्रीक। एक जाति यहां पर आ जाती है शक। एक जाति यहां पर आ जाती है कुषाण। कौन कौन आ गए ऊपर वाले पोर्शन में अपने? इंडो ग्रीक, शक और कुषाण आ गए। तो मौर्यों में एक राजा बना, उस राजा का नाम है बृहदर्थ। राजा का नाम क्या? इस बृहदर्थ का एक सेनापति है, उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है सेनापति का? बताओ देखिए। पुष्यमित्र शुंग। उसने एक दिन राजा बृहदर्थ को बुलाया, पूरी सेना इकट्ठी की और बृहदर्थ को बुला कहा कि राजा बृहदर्थ, आक्रमण हो रहे हैं, वो इंडो ग्रीक घुस रहे हैं अपने साम्राज्य के अंदर, वो उधर से शक घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कुषाण आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो करो, लड़ाई के लिए चलो, हमें हमले का आदेश दो, हम जाएंगे लड़ाई करने। और बृहदर्थ ने कहा कि ना, मेरे पूर्वजों ने भी शांति की नीति अपनाई थी, मैं भी शांति की नीति अपनाऊंगा और मैं किसी से भी लड़ाई नहीं। पुष्यमित्र शुंग ने भरी सेना के सामने बृहदर्थ का गला काट दिया कि ऐसे राजा की हमें आवश्यकता, कल को वो आके हमारी बहन बेटियां उठा के लेके जाएंगे, ये हमसे सहन नहीं होगा, हम लड़ेंगे। जब तक हमारे में जीवन के कतरे हैं तब तक हम लड़ेंगे, हम किसी को नहीं आने देंगे। और पूरी जनता ने नारे लगा दिए कि हमारा राजा कैसा हो? पुष्यमित्र। तब नया राजा कौन बन गया? पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ करके जो भी इंडो ग्रीकन इंडिया की सीमा में घुसे बाहर निकलो रहे, और सबको बाहर भगा भगा के आया। पर इनकी भी किस्मत खराब थी, शुंग भी ज्यादा लंबे टाइम तक रह नहीं पाए। और इन शुंगों को हटा के यहां पर एक नया वंश आ गया, कण्व। कौन सा वंश आ गया? कण्व वंश आ गया। इन कण्वों की किस्मत खराब, इनको हटा के एक नया वंश और आ गया, सातवाहन। कौन सा वंश आ गया? साउथ इंडिया तो पूरा ही अलग हो गया था, साउथ इंडिया का तो अब लेना देना ही नहीं था अपने साथ। साउथ इंडिया में और वंश आ रहे थे, वहां आ रहे थे चेर, वहां आ रहे थे चोल, वहां आ रहे थे पांडे। कौन कौन से वंश आ गए? नॉर्थ वेस्ट ऊपर वाले भारत में कौन कौन से वंश है? इंडो ग्रीक, शक और सेंट्रल में कौन कौन से आ गए? साउथ इंडिया में कौन से आ गए? पहले पूरे भारत में एक ही वंश था, मौर्य, इसलिए आपने कहा मौर्य काल। क्या कहा? अब क्या कहोगे? इंडो ग्रीक काल, शक काल, चेर काल, कण्व काल, सातवाहन काल। एक नाम है ही नहीं अपने पास, अलग अलग विखंडित भारत है। भारत टूट चुका, डिसइंटीग्रेटेड इंडिया है। अब क्या किया जाए? तो फिर कहा मौर्यों के बाद का भारत बोल दो इसको। क्या बोल दो? मौर्यों के बाद, जिसमें हम टूट गए थे, इसलिए नाम है मौर्योत्तर। क्या नाम है?
मौर्य उत्तर, उत्तर का मतलब था बाद में, पोस्ट मौर्याज, मौर्यों के बाद का जो भारत था, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया मौर्योत्तर। क्या नाम दे दिया? मौर्योत्तर भारत दे दिया। बाद में वापस एक वंश आया जिसने आगे पूरे भारत पर वापस कब्जा किया, चेर चोल पांडे सबको हराया, वो थे गुप्त। कौन थे? इसलिए नाम क्या आया? थोड़े साल ये चला, फिर भारत टूट गया, फिर छोटे 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 आगे, इसलिए हमने कहा गुप्तों के बाद का काल। इसलिए क्या है? एक बड़ा वंश मौर्य, इसलिए मौर्य काल टूट गया तो मौर्यों के बाद में। एक बड़ा वंश गुप्त, इसलिए गुप्त काल टूट गया, गुप्त। आई बात समझ? क्लियर भी चीजें। पत्थरों का प्रयोग करता वो काल कौन सा? तांबा आ गया तब, तांबे में टिन मिला के लोहे की खोज कर ली तो, बड़े साम्राज्य बने तो, एक वंश आ गया तो, भारत टूट गया तो, वापस एक वंश आ गया तो, फिर भारत टूट गया तो। ये एंशियंट है अपना ले देख। आई बात समझ? हर बार एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन पक्के होते हैं, 2 सवाल पूछ ही लेते हैं। इतना छोटा टॉपिक है जिसकी हद नहीं। ये ले दे के कोई 3-4 दिन के अंदर टॉपिक खत्म हो जाता है, और इस 3-4 दिन पूरा प्राचीन राजस्थान ही खत्म हो जाता है अपना, और उस 3-4 दिन के टॉपिक के अंदर से 2-3 सवाल आ ही जाते हैं। जो प्री में भी पूछेंगे, मेंस में भी पूछेंगे, इंटरव्यू के अंदर भी पूछेंगे। तो ये अपने खूब इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, सवाल भी हर बार आते हैं, तो अपने पढ़ लेते हैं इसको। लिखो पाषाण काल। स्टोन एज, एक अभी नाम सुना हो तो आपने, आर्कियोलॉजी। पुरानी चीजों को खोद के बाहर निकालने का जो भी डिपार्टमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोल। हिंदी वालों के लिए थोड़ा अलग सा शब्द है, पुरातत्व है। क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाला शब्द ज्यादा अच्छा लगता है, आर्कियोलॉजी से अपने को समझ में भी आ जाता है। राजस्थान में ये भाई पुरानी जो भी चीजें मिलेगी कैसे मिलेगी? खुदाई से। खोदो किसी जगह पर, इस जगह खोदो, यहाँ क्या मिलेगा? वो यहाँ की पुरानी चीजें थी। आगे कहीं खोदो, वहां जो मिलेगा वहां की पुरानी चीजें। ये राजस्थान में खुदाई वाला काम, राजस्थान में पुरानी चीजों को ढूंढने का काम यदि किसी बंदे ने शुरू किया था, उस बंदे का नाम था कार्लाइल। क्या नाम था? तो अब आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में पुरातत्व का जनक कौन है, तो कौन है? कार्लाइल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? पुरातत्व का फादर ऑफ आर्कियोलॉजी राजस्थान में किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? देखो, कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कार्लाइल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन राजस्थान। कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कार्लाइल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन राजस्थान। कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कार्लाइल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन राजस्थान। स्टार लगाना, ये सवाल पूछा हुआ है, राजस्थान में पुरातत्व का जनक कौन था? तो कौन था? कार्ल। या कोई सिंपल पूछ ले, राजस्थान में पुरातत्व की शुरुआत किसने की थी? आर्कियोलॉजी को स्टार्ट किसने किया था? किसने किया था? कार्ल। तो इस बंदे ने अपने राजस्थान में बंदे भेजने शुरू किए कि यार जाओ देखो यार राजस्थान में भी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो एक बंदा आया अपने यहाँ पे 1870 में, उस बंदे का नाम था C.A. हैकेट। क्या नाम था बंदे का? C.A. हैकेट नाम का बंदा कब आया? 1870। इसको एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती है, हाथ में रख के चलाई जाने वाली कुल्हाड़ी है। हिंदी में नाम होता है उसका हस्त कुठार। क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाला नाम ज्यादा अच्छा, इजी नाम है, हैंड एक्स। हैंड मतलब हाथ, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। पत्थर की कुल्हाड़ी है, पीछे से हत्था पत्थर का, ये भी आगे पत्थर का बना। क्या करता होगा इसके? वो ये जानवर को लेके आया, पूरा तो कैसे खाया जाए? काटना सिखाओ उसको, काट कर टावरों को बांटता होगा, ले तू पूछ ले जा, तो ये ले जा, तू ये खा ले। तो हस्त कुठार मिलते हैं। इस C.A. हैकेट को 2 जगह से हस्त कुठार मिले। ये तो जयपुर से, एक बूंदी में जगह पड़ती है इंद्रगढ़। बूंदी में कौन सी जगह? इन दोनों जगह से इसको क्या मिले? हस्त कुठार। क्या मिले? क्या है हस्त कुठार? हाथ से चलाई जाने वाली कुल्हाड़ी, हाथ में रख के चलाई जाने वाली कुल्हाड़ी। कुठार का मतलब कुल्हाड़ी, हस्त का मतलब हाथ। हाथ की कुल्हाड़ी को क्या बोला गया? हस्त कुठार। या इंग्लिश वाला शब्द याद कर लो बोले अपने, कौन सा शब्द है? हैंडेक्स। तो इसको हैंडेक्स कहां कहां से मिले? जयपुर और इंद्रगढ़। किसको? कहां से? कब? 1870। थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था। जयपुर तथा इंद्रगढ़ से हस्त कुठार किसको प्राप्त हुए थे? किसको प्राप्त हुए थे? तो पता चला कि यार इसका मतलब पाषाण काल के लोग राजस्थान में रहते तो थे। पत्थर वाले औजार यदि मिल रहे हैं, इसका मतलब लोगों का कनेक्शन तो है यहां से कुछ ना कुछ। लिखो, 1870 ईस्वी में
इन 1870 एडी, 1870 ईस्वी में, इन 1870 एडी, सीए हैकेट को जयपुर तथा इंद्रगढ़ से हस्तकुठार प्राप्त हुए। सीए हैकेट कलेक्टेड इंडेक्स फ्रॉम जयपुर एंड इंद्रगढ़। सीए हैकेट को जयपुर तथा इंद्रगढ़ से हस्तकुठार प्राप्त हुए। सीए हैकेट कलेक्टेड इंडेक्स फ्रॉम जयपुर एंड इंद्रगढ़। सीए हैकेट को जयपुर तथा इंद्रगढ़ से हस्तकुठार प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? हस्तकुठार। किसको? सीए हैकेट को। कहां कहां से? तो थोड़ा लगा गया, अरे यार इधर चीजें मिल रही है यार, थोड़े बंदे और भेजो। तो एक बंदा और भेजा कि यार तू भी देख, क्या एक बंदा है अपने यहाँ राजस्थान में, सेटनकार। कौन बंदा आया? सेटनकार नाम करके एक बंदा आया, और इस बंदे को भी ये सेम चीज मिली भाई, ऐसे कैसे हैंडेक्स मिले। इसको मिले झालावाड़ से। कहां से मिले? तो अब पूछे कि झालावाड़ से हैंडेक्स किसको प्राप्त हुए, तो किसको प्राप्त हुए? तो एक बंदा और भेजा हमने, उस बंदे का नाम है बी आलचीन। क्या नाम बंदे का? बी आलचीन नाम का एक बंदा था, इसको ये सेम की सेम चीजें मिली जालोर से। कहां से मिली? तो सीए हैकेट को हैंडेक्स कहां कहां से मिलते हैं? जयपुर और इंद्रगढ़। सेटनकार को झालावाड़, और बी आलचीन को पूरे राजस्थान में मिल रहे हैं। इसका मतलब पाषाण काल में राजस्थान में गतिविधियां है तो सही, कम ज्यादा ये नहीं पता, पर कुछ ना कुछ मिल तो रहा है अपने को। लिखो, सेटनकार को झालावाड़ से ऐसे उपकरण प्राप्त हुए। उपकरण समझ गए ना, हथियार। सेटनकार को झालावाड़ से ऐसे उपकरण प्राप्त हुए। सेटनकार कलेक्टेड सच इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम झालावाड़। सेटनकार को झालावाड़ से ऐसे उपकरण प्राप्त हुए। सेटनकार कलेक्टेड सच इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम झालावाड़। सेटनकार को झालावाड़ से ऐसे उपकरण प्राप्त हुए। सेटनकार कलेक्टेड सच इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम झालावाड़। एक लाइन और लिख लो, तथा बी आलचीन को ऐसी वस्तुएं जालोर से मिली। एंड बी आलचीन फाउंड सच थिंग्स फ्रॉम जालोर। तथा बी आलचीन को ऐसी वस्तुएं जालोर से मिली। बी आलचीन फाउंड सच थिंग्स फ्रॉम जालोर। बी आलचीन को ऐसी वस्तुएं जालोर से मिली। बी आलचीन फाउंड सच थिंग्स फ्रॉम जालोर। राजस्थान में पुरातत्व का जनक कौन कहलाता है? कार्लाइल। 3 बंदे भेजे उसने आपने। जयपुर इंद्रगढ़ में किसको भेजा गया? सीए हैकेट। झालावाड़ में किसको भेजा? सेटनकार। और जालोर में किसको भेजा? इनको क्या मिले राजस्थान से? हस्तकुठार। क्या मिले? हस्तकुठार। हैंडेक्स। क्या होती है हैंडेक्स? हाथ में रख के चलाई जाने वाली कुल्हाड़ी, है ना, पत्थर की कुल्हाड़ी मिली उसे। सीए हैकेट को कहां कहां से मिली? जयपुर और इंद्रगढ़। ऐसे कुछ पत्थर के हथियार सेटनकार को कहां से मिले? झालावाड़। ऐसे कुछ पत्थर के हथियार बी आलचीन को कहां से मिले? इसका मतलब ये तो क्लियर था कि राजस्थान में लोग रहते तो थे, पर अब कौन सी जगह रहते थे? हथियार का मिलना ये नहीं बताता यहाँ पे लोग रहते हैं कि नहीं रहते। है कि मैं कहता हूं कि आप यहां से खड़े होकर चले जाओ, बाद में यहां से 10 पेन मिल जाए, इसका मतलब ये थोड़ी यहाँ रहते हो आप, या आप यहाँ केवल पढ़ने आए थे, है ना। तो ऐसे हथियार का मिलना तो ये भी बताता होगा कि शिकार करने आया, कहां चला गया, एग्जैक्टली गांव कौन सा था, उसकी लोकेशन कहां पे थी। फिर धीरे धीरे हमारे समझ में कि एक बड़ा सेंटर अपने को मिलता है यहाँ पे भीलवाड़ा के अंदर, बागोर। कौन सा सेंटर मिलता है? लिखो, प्रमुख केंद्र, प्रोमिनेंट सेंटर्स या मेन सेंटर्स, प्रमुख केंद्र, और 1 नंबर लगा के लिखो बागोर। तो पाषाण काल का मुख्य केंद्र कौन सा मिला अपने को? बागोर। कौन से जिले में बागोर? भीलवाड़ा। प्रमुख केंद्र, मेन सेंटर, हेडिंग डालो, मेन सेंटर, प्रमुख केंद्र, और पहला सेंटर कौन सा लिख लो आपने? तो बागोर। राजस्थान में सबसे पुराना कोई सेंटर अपने को मिला तो वो कौन सा मिला है? तो हम कहते हैं बागोर हमारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना है। प्राचीन सभ्यताओं क्या है? पालना। समझते हो ना? बच्चे जिसके अंदर झूलते हो उसको क्या बोलते हो? पालना बोलते हो। तो जैसे बच्चों के झूलने के लिए पालना होता है, वैसे हमारा राजस्थान का मनुष्य पहली बार कहीं झूला होगा, पहली बार कहीं रहा होगा, तो वो जगह कौन सी है? तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना क्या कहलाएगा? आई बात समझे? लिख लो, इसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज क्रेडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। इसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज क्रेडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। क्रेडल, क्रेडल का मतलब पालना ना, इसलिए जयपुर में बच्चों का हॉस्पिटल है, उसका नाम है क्रेडल हॉस्पिटल। तो बच्चों का हॉस्पिटल होगा तो बच्चों का पालना, वैसे वो कह रहे हैं हम इलाज करते हैं।
इसे राजस्थान में प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज क्रेडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस इन राजस्थान। राजस्थान में प्राचीन सभ्यताओं क्या कहते हैं? मैंने बताया प्राचीन सभ्यता हमेशा कौन सी किसके किनारे मिली? नदियों के। ये जिस नदी के किनारे, उस नदी का नाम है कोठारी। क्या नाम है? तो भीलवाड़ा में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लिख लो, यह है कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर कोठारी। यह है कोठारी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? कोठारी। अब मैंने बता दिया कि पुरानी जो भी जगह है उनका यदि पता लगाना तो वहां की करवानी पड़ेगी खुदाई। क्या करवानी पड़ेगी? खुदाई करवानी पड़ेगी। और खुदाई के लिए हिंदी में एक ज्यादा अच्छा वर्ड होता है उत्खनन। हिस्ट्री के अंदर ये खुदाई वाली जो भी चीजें होती है उनको क्या बोलते हैं? तो जो उत्खनन करेगा उसको बोलते हैं उत्खनन करता। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एक्सकेवेटर। क्या बोलते हैं? एक्सकेवेशन का मतलब उत्खनन, तो उत्खनन करता क्या बोल देंगे? एक्सकेवेटर। तो यहाँ का जो उत्खनन करता था, यहाँ का जो एक्सकेवेटर था, उस आदमी का नाम है वीरेंद्र नाथ मिश्र। क्या नाम है? तो पूछेगा भाई बागोर की खुदाई किस व्यक्ति ने किया, उत्खनन किस व्यक्ति ने किया? तो किसने किया? उतार लो ऐसे कैसे। उत्खनन करता कौन है? उत्खनन करता किसके? कौन सी नदी के किनारे? क्या कहलाता प्राचीन सभ्यताओं का? किसने उत्खनन किया? अब बागोर एक बड़ा गांव है भाई, है ना? तो कहा भाई कौन सी जगह का उत्खनन किया जाए, कहां लगता है पुराना गांव कहां रहा होगा? तो फिर पता चला भाई इधर कर लो यार, ये वाला इलाका जो है ना बागोर में, ये पुराना। ये तो नए बसे हैं भाई, ये तो अभी 100 साल पहले बसे थे, यहाँ तो पुरानी चीजें मिलनी नहीं। उधर थोड़ा पुराना गांव पड़ता है। जिस जगह की खुदाई की गई ना, उस जगह को बोलते हैं महासतियां। क्या बोलते हैं? तो आरपीसी का एक बार सवाल है, बागोर में कौन से स्थान की उत्खनन किया गया था? तो कौन से स्थान का किया गया था? लिख लो, महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। प्लेस नेम्ड महासतिया वाज एक्सकैवेटेड। महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। प्लेस नेम्ड महासतिया वाज एक्सकैवेटेड। महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। प्लेस नेम्ड महासतिया वाज एक्सकैवेटेड। कौन सी जगह का उत्खनन किया गया? महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया। तो बागोर में भी एग्जैक्टली कौन सी जगह का उत्खनन हुआ है? महासती। करने वाले कौन है? वीरेंद्र नाथ मिश्र। कौन सी नदी के किनारे? कौन सी जगह? बागोर में। बागोर में भी पर्टिकुलर जगह कौन सी? अब आप कुछ भी खुदाई करोगे तो वहां कुछ ना कुछ मिलेगा। तो किस चीज के एविडेंस मिले हमें? तो लिख लो साक्ष्य। क्या क्या एविडेंस मिलते हैं हमें? साक्ष्य लिखो। साक्ष्य समझते हो ना? एविडेंस, एविडेंसेस। कोई पूछेगा भाई बागोर से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बागोर से क्या क्या अवशेष प्राप्त होते हैं, बागोर से क्या क्या चीजें मिलती है अपने को? बताओ कौन से काल का सेंटर है बागोर? पाषाण का। इसका मतलब एक तो मानिए पत्थर की चीजें तो मिलेगी। पत्थर के छोटे छोटे हथियार मिले। कैसे हथियार मिले? एक नंबर लगा के लिखो, लघु पाषाण उपकरण। लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ। इंग्लिश में लिख देता हूं, माइक्रोलिथ। माइक्रो का मतलब क्या हो गया? छोटे। लिथ का मतलब पत्थर। छोटे छोटे पत्थर मिले इसलिए क्या बोले जाते हैं? माइक्रो। तो पत्थर के क्या मिलते हैं अपने को? लघु पाषाण उपकरण। इसका मतलब छोटे छोटे बाटे तैयार करने शुरू कर दिए। शिकार के लिए छोटे बाटे यूज में लेता हो। अच्छा, और क्या एविडेंस मिलते हैं हमें? एविडेंस मिलते हैं कि वो यहाँ पशु रखता होगा। पशुपालन। किसका एविडेंस है? पशुपालन। लिखो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किसके अवशेष है? दोबारा बताओ देखिए। पशुपालन। पहले तो लघु पाषाण उपकरण, और किसके अवशेष है? पशुपालन। इंग्लिश में क्या लिखा हमने पशुपालन को? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। मुझे इंग्लिश वाला शब्द ज्यादा अच्छा लगता है यार, ये एग्जैक्टली बताता है कि क्या होना शुरू हुआ है। डोमेस्टिकेशन का मतलब है पशुओं को डोमेस्टिक बनाया। पशुओं को क्या बनाया? पालतू। पशुओं को पाल। इसका मतलब पहले कोई भी पशु पालतू, मनुष्य सभ्यता ही विकास नहीं हुई तो उसे क्या पता किसको रखना है किसको नहीं रखना। पशु सारे जंगल में रह रहे थे। गाय भैंस भेड़ बकरी भी जंगल में। शेर बाघ चीता तेंदुआ नाहर भी कहां रहते हैं? जंगल। अच्छा, मनुष्य को यह समझ में आ गया था कि पशु खतरनाक होते हैं।
इसलिए जहां पर वो रहने लगा वहां पर उसने लकड़ियां रखनी शुरू की, बाटे रखने शुरू किए कि रात बिरात कभी यदि कोई पशु आ जाए तो अपने उसको भगाएंगे। ऐसा ही कभी हुआ होगा कि किसी बकरी के पीछे कोई तेंदुआ भागा होगा, और बकरी के पीछे तेंदुआ भागा, और जैसे वो दोनों जानवर भागते हुए उधर आए और मनुष्य को लगा अरे जानवर आ गए, जानवर आ गए, सबने अपने अपने बाटे उठा लिए और जानवरों की तरफ बाटे फेंकने शुरू किए। तेंदुआ पत्थरों से डर के भाग गया, बकरी नहीं भागी, बकरी वहीं खड़ी रही। और उसके समझ आएगी ये ठीक है, ये मेरे से डरती नहीं है, इसको मैं हाथ लगा सकता हूं। उसने बकरी के हाथ लगा, उसने बांध ली। उसे लगा कल अपने शिकार की आवश्यकता ही नहीं है, कल का शिकार तो पक्का हो गया आपने। तो उसे समझ में आ गया कि वो जानवर अपने से डरता है, वो जानवर खतरनाक है, ये अपने से डरता नहीं है, ये खतरनाक है। धीरे धीरे उसने ऐसे पशु बांधने शुरू किए। शुरुआत में खाने के लिए बांधे होंगे, फिर धीरे धीरे उसकी चीजें समझ में आई, इसका दूध भी होता है, दही बन जाएगा, मक्खन बन जाएंगे, ये धीरे धीरे समझ में आई उसकी बातें। तो पहले पत्थरों का प्रयोग करके शिकार कर रहा था, अब उसने पशुओं को क्या करना शुरू कर दिया, पालन। धीरे धीरे और सीखा तो उसने खेती करनी शुरू कर दी, लिख लो कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। एक बड़ी जोरदार चीज मिलती है यहां से, एक सुई मिली है तांबे की, जिसमें पीछे छेद और है। देखो तांबे की छेद वाली सुई, कॉपर नीडल विद होल। तांबे की छेद वाली सुई, कॉपर नीडल विद होल, ये चार चीजें याद रखनी है अपने को। बागोर से क्या क्या मिले, क्या क्या मिले दोबारा बताओ। देखिए, लघु पाषाण उपकरण मतलब छोटे छोटे पत्थर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मतलब पशुपालन, खेती, और तांबे की छेद वाली सुई। देखो इसका मतलब वापस समझो, अपने कह रहे हैं बागोर पाषाण काल का सेंटर है, किसका सेंटर है, पर यहाँ पर तो तांबा भी मिल रहा है, यहाँ पे तो खेती के भी मिल रहे हैं। खेती तो होनी तब शुरू हुई थी ढंग से जब लोहा आ गया था, लोहा आने के बाद ढंग से खेती होनी शुरू हुई। इसका मतलब बागोर कंटिन्यूअस है, पत्थर वाले लोग भी बागोर में रह रहे हैं, फिर आपके तांबे वाले लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, बाद में आपकी खेती होने लगी वो लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं। इसका मतलब बागोर कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, बीच में टूटी। ऐसा भी हो सकता था कि पत्थर पत्थर वाले लोग रहते, बाद में यहाँ रहते नहीं, तो हमें केवल किसके अवशेष मिलते हैं यहाँ से, पाषाण काल के। पर बागोर एक निरंतर सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, जो बीच के अंदर टूटी नहीं रही, लगातार चल रही है। वो लोग हैं, फिर वो विकास और कर रहे हैं, वो विकास और कर रहे हैं, वो विकास अभी तक ही बागोर गांव पड़ा ही है। कितना हजार साल पुराना विकास रहा होगा उस गांव का, कि वहां पे पत्थरों वालों से लेके अब तक के अवशेष अपने को पता ही मिल रहे हैं। तो आपने कह सकते हैं कि राजस्थान में सबसे पुराना कोई अपना सेंटर है, तो सेंटर कौन सा है। इसलिए हमने कहा सही बात है कि वो प्राचीन सभ्यताओं का क्या है, आई बात समझ। कौन से जिले में, कौन सी नदी के किनारे, और किसने उत्खनन किया, कौन सी जगह का उत्खनन किया, बस। क्या क्या चीजें मिली, लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, तांबे की छेद वाली सुई। दूसरा सेंटर लिखो, एक बागौर होगा, दूसरा सेंटर लिखो तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा कहां पर है, वही नदियों के किनारे, ये लूनी नदी के किनारे। कौन सी नदी के, लिखो, यह है लूनी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर लूनी। यह है लूनी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर लूनी। कौन सी नदी किनारे स्थित है, लूनी नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन करता सेम वो पिछले वीरेंद्र नाथ मिश्र, लिखो, उत्खनन करता वीरेंद्र नाथ मिश्र। एक्सकेवेटर ऊपर वाला सेम उतारना, वीरेंद्र नाथ मिश्र। कौन उत्खनन करता बताओ देखिए, वीरेंद्र नाथ मिश्र। लिखो साक्ष्य, क्या क्या मिले, एविडेंसेस, साक्ष्य, साक्ष्य एविडेंसेस। वही पाषाण काल का सेंटर है, तो एक तो पक्के मिलेंगे लघु पाषाण उपकरण, लिखो लघु पाषाण उपकरण, ऊपर वाले सेम उतारने, माइक्रोलिथ,
लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ, लघु पाषाण उपकरण। पशुपालन के साक्ष्य मिले, लिखो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन। दूसरा लिख लो पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्या क्या दो चीजें बताओ देखे, लघु पाषाण उपकरण, खेती वाले नहीं मिल रहे यहां से एविडेंस। उल्टे अपने को एक चीज, तीसरी चीज यहां से अलग मिली है, अग्निकुंड। क्या मिले, आप लिखो फिर मैं समझाता हूं। अग्निकुंड, फायर अल्टार, अग्निकुंड, फायर अल्टार्स। तीन चीजें बताओ, क्या क्या तीन बातें वापस बताओ। लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन और अग्निकुंड। क्या सुनो, देखो देखा आपने कभी अग्निकुंड? आप देखा किसी ने अग्निकुंड? किस किसने देख रखा है? कहां देखा? पवन, अरे शादी देखी होगी, फेरे होते हैं फेरे, तो फेरे जहां हो रहे हैं वो अग्निकुंडित होता है। चौरी, चौरी जिसके चारों तरफ फेरे लेते हैं, चौरी के चारों तरफ, वो क्या है अपने आप में अग्निकुंड। देखो मैं अभी आपको बता रहा था कि मनुष्य के जीवन में अग्नि का बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि अग्नि की वजह से उसका जीवन थोड़ा इजी हो गया था। इसलिए अग्नि को उसने क्या मान लिया, देवता। क्या मान लिया? शुरुआत में मनुष्य जब भी रहा तो उसे सबसे अधिक चैलेंज यदि किसी से मिले तो वो मिले नेचर से। चैलेंज किससे मिले? प्रकृति से उसको बहुत ज्यादा चैलेंज मिले, बहुत चुनौतियां मिली। कैसे? वो नदी के किनारे था, एक दिन नदी में बाढ़ आ गई, बह गया वो सब कुछ, झोंपड़े वोंपड़े जो बना रखे थे सारे के सारे बह गए। वो कहीं रह रहा था, एक दिन बहुत भयंकर तूफान आया, आंधी आई बहुत भयंकर, उड़ गया सब कुछ उसका। वो जहां रह रहा था वहां पर एक बार बहुत भयंकर बारिश आई, पूरी रात भीगा बेचारा बैठा बैठा। और उसे धीरे धीरे डर लगने लग गया इन चीजों का। और उसे लगने लगा कि यार इस नदी में जहां से आ रही है वहां कोई आदमी बैठा है, और वो कोई नाराज होता है और बटन दबा के पानी ज्यादा छोड़ देता है, और जब पानी ज्यादा छोड़ता है तो मेरे क्या आ जाती है, बाढ़। उसे और लगा कि ऊपर भी कोई आदमी है जो मेरे से नाराज होता है, बटन दबा के पानी ज्यादा बरसाता है, और पानी ज्यादा बरसाता है तो मैं पूरी रात भीगता रहता हूं। उसे और लगा कि यार कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो हवा तेज चला देता है, और हवा तेज चलाता है, तूफान आ जाता है और मेरा सब कुछ उड़ जाता है। उसे लगा कि वो जो कोई ये काम कर रहे हैं वो शक्तिशाली है। वो जो कोई भी ये काम कर रहे हैं, जो मेरे को बाढ़ में बहा देते हैं, मेरे को तूफान में उड़ा देते हैं, जो मेरे को बारिश में भिगो देते हैं, वो शक्तिशाली तो है। उसने कहा वो देवता है सारे। वो सारे क्या है? उसने देवताओं की कल्पनाएं की, उसने ऐसी इमेजिनेशन की कि यार वो जो ऊपर बैठा आदमी वो कोई एक देवता है जो ये पानी बरसाता है। उसने उसका नाम रख लिया इंद्र। क्या नाम रख लिया? ये जो आंधी आती है बहुत भयंकर वाली, तूफान आता है, इस देवता को उसने नाम रख लिया मरुत। क्या नाम रख दिया? मरुत, मरुत। पवन, पवन को आप क्या कह सकते हो? मरुत। हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान, इसलिए हनुमान जी का एक नाम है मारुति। क्या नाम है? क्योंकि वो मरुत के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? इसलिए नाम क्या है? इसलिए भारत में जब कार की कंपनी बनी नाम रखा मारुति। दौड़ेगी तूफान की तरह, जैसे तूफान आता है वैसे चलेगी। तो मारुति का मतलब हनुमान जी है। मारुति का मतलब क्या होता है? और उसे लगा यार कोई ना कोई एक मरुत नाम का देवता है और वो आगे कर देता है। अब वो न तो इंद्र को देखा हुआ उसका, न उसका मरुत देखा हुआ, न उसका समुद्र देखा हुआ। समुद्र का देवता उसने मान लिया वरुण। क्या मान लिया? और उसने इमेजिनेशन किया यार ये कुछ लोग हैं, ये मेरे को तंग करते हैं, अब इनको राजी रखना है। इनको क्या रखना है? पर अब मैं जब इनको जानता ही नहीं, इनको देखा ही नहीं, तो इनको राजी करने के लिए कैसे मैसेज करूं? तो उसने एक देवता की और कल्पना की जो उन देवताओं तक उसका मैसेज पहुंचा सकता था। उसके जीवन में सबसे अधिक महत्व था अग्नि का। किसका था? तो इसने कहा अग्नि जब बाकी काम ही कर रहा है, चीजों को सेक सेक के दे रहा है, सर्दी में मुझे बचाता है, खाना बनाने के लिए मेरे काम आता है कहीं ना कहीं, तो अग्नि ये काम भी करेगा और अग्नि मेरा मैसेज उनको ले जाके देगा। अग्नि खुद देवता है और ये बाकी देवताओं के साथ मेरा कॉन्टेक्ट स्थापित करेगा। इसलिए अग्नि मध्यस्थ देवता है। कैसे देवता है? देवताओं के बीच में, हमारे बीच में मीडिएटर यदि कोई देवता तो वो कौन सा है? 2010 के प्री का क्वेश्चन था। वैदिक काल में किस देवता को हमने मध्यस्थ देवता माना था? अग्नि। किसको माना था? इसलिए अब यदि किसी देवता को राजी करना है तो अग्निकुंड लगाओ। किसी भी देवता को राजी करना है तो क्या लगाओ? इसलिए उसने अग्निकुंड लगाया। अग्निकुंड लगा के आगे, हे इंद्र इस बार कम बरस, इस बार ज्यादा बरस। कभी बारिश ज्यादा हुई तो उसने कहा कम बरस, कभी बारिश कम हुई तो उसने कहा हम आज दिन तक जब गांव में बारिश नहीं होती तो यज्ञ करते हैं।
अभी तक भी यदि बारिश नहीं होती तो हम क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं हम कि नहीं भाई यज्ञ करेंगे तो उससे क्या हो जाएगी? बारिश। क्योंकि हम ये मानते हैं कि इंद्र तक डायरेक्ट हम मैसेज नहीं कर सकते, इंद्र नॉट रीचेबल है। इंद्र के पास मैसेज देने वाला जो कोई देवता है वो देवता कौन है? अग्नि के माध्यम से हम ये समाचार पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमने जब शादी ब्याह किए तो बीच में अग्नि जलाई, क्योंकि हम कहते हैं शादी विवाह जो है भगवान को याद करके किए जाते हैं। किसको याद करके किए जाते हैं? भगवान को साक्षी मान के, देवताओं को साक्षी मान के विवाह किए जाते हैं। अब भगवान को हम डायरेक्ट तो हमने देखा ही नहीं, भगवान को हम जानते ही नहीं, इसलिए पंडित जी के सारे श्लोक सुनना, पंडित जी के सारे मंत्र सुनना। पंडित जी बार बार ये बोलते हैं, हे इंद्र देवता, अग्नि के माध्यम से हम तुम्हें यह समाचार भेज रहे हैं कि ये दो जो लोग मेरे सामने बैठ के अगले 7 जन्म में साथ रहने का बंधन निभाने की कसम खा रहे हैं, इनको अपना आशीर्वाद दो। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अग्नि के माध्यम से मैं समाचार भेज रहे हैं कि तुम इनको सौभाग्यवती रहने का, सौभाग्यवान रहने का इनको आशीर्वाद प्रदान करो। हम वो पूरा आशीर्वाद किसके माध्यम से ले रहे हैं? इसलिए शादी ब्याह में हम हमेशा अग्नि जलाते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमने पानी की बाल्टी रखी और फेरे काट लिए। अब क्या है, कुछ ना कुछ ही तो रखना है बीच में, चारों तरफ चक्कर ही तो काटना। बीच में मिट्टी रख ली, मिट्टी रख के इसके चारों तरफ चक्कर काट लो। पर हमने किसके चारों तरफ चक्कर काटे? क्योंकि अग्नि कैसा देवता है? हमारे तथा बाकी देवताओं के बीच में मीडिएटर का कोई काम करता है तो वो देवता कौन सा है? कौन सा देवता है? इसका तो और एग्जाम्पल बताऊं। आज मंगलवार है, अपने घरों में बालाजी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो मम्मी क्या करती है? हनुमान जी के लिए खीर बनाती है, चूरमा बनाती है और बाद में मम्मी चढ़ाती है। एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि मम्मी चूरमा बनाए, चूरमा बना के मंदिर में जाए, मंदिर में जाके हनुमान जी की मूर्ति के लगाए, लो हनुमान जी क्या याद रखोगे, खाओ आप तो। पर मम्मी ऐसे नहीं करती। मम्मी क्या करती है? पहले चूल्हे से लेके आती है दूपिया। चूल्हे से क्या लेके आती है? दूपिया समझते हो? अंगारा, अंगारा जो होता है वो लेके आती है, खीरा लेके आती है और वो उसके आगे रखती है, मूर्ति के आगे रखती है। फिर मम्मी उस खीरे पे, उस अंगारे पे, उस धूपिये पे चूरमा चढ़ाती है और उसपे चूरमा चढ़ा कहती है, हे अग्नि देवता, ये चूरमा तू बालाजी को दे। हम डायरेक्ट बालाजी तक चूरमा नहीं बेच सकते, हम तेरे को देंगे, तू कहां तक पहुंचा दे? बालाजी तक पहुंचा दे। पर अग्नि खुद भी देवता है, वो केवल पार्सल देने वाला अमेजन नहीं है ना, वो खुद भी क्या है? देवता। इसलिए मम्मी जब उस चूरमा, उसके ऊपर जब चूरमा रखती है तो सम्मान सहित विद रिस्पेक्ट बाकायदा हाथ लगा के धीरे से रखती। ऐसा थोड़ी है कि मम्मी दूर से चूरमे की गोली बनाती, ले कैच कर ले, आ रहा है ना, पास में हाथ जल जाएंगे, दूर से बस धीरे से 2 कैच ले ले, तू 2 बाला नहीं करते ना ऐसे, बहुत बड़ा विद रिस्पेक्ट उसके ऊपर रखते हैं ना, क्योंकि अग्नि खुद भी क्या है कि तो जहां अग्निकुंड मिले हैं इसका मतलब है मनुष्य धार्मिक हो गया। अग्निकुंडों का मिलना क्या बताता? मनुष्य धीरे धीरे जब उसने और समझ विकसित की, उसने मूर्ति बना ली। जब तक उसे मूर्ति बनानी नहीं आई थी तब तक वो अग्निकुंड से ही काम चला रहा है। तब तक उसके ये था कि मैं यार उनको दिखावा नहीं है। फिर उसको इमेजिनेशन बढ़ी, उसको लगा इंद्र कैसा हो सकता है, उसके 4 हाथ हो सकते हैं, इतना बलशाली हो सकता है, इतना लंबा हो सकता है, उसने वैसी मूर्ति बना ली। वर्मा जी कैसे हो सकते हैं? दाढ़ी हो सकती है, हम दाढ़ी वाले बना ली। शिव जी कैसे हो सकते हैं? यहाँ सांप वाप हो सकते हैं उनके, यहाँ से कोई गंगा नदी निकल रही होगी तो उसने वैसी मूर्ति बना ली। ये उसके समझ विकसित होने पर है। जब तक वो शुरुआत के अंदर उसकी इतनी ज्यादा समझ विकसित नहीं हुई, इतना ज्यादा कलात्मक नहीं हुआ था, तब तक धार्मिक चीजों के लिए किसका प्रयोग कर रहा था? तो अग्निकुंडों का मिलना अपने आप किस तरफ इशारा करता है? धार्मिकता का इशारा करता है। अग्नि कौन सा देवता है? किसके बीच में? हमारे तथा अन्य देवताओं। हमारे तथा कौन सा देवता काम करता है बीच में? अग्नि देवता। इसलिए हम हर चीज के अंदर बीच में क्या लेके आते हैं, है ना। इसलिए कई बार आप सुनना आएगा कि भारत की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई, भारत पहुंचा सेमीफाइनल में, और फिर एक दिन अखबार में आता है इंदौर में क्रिकेट प्रेमियों ने यज्ञ कर जीत की दुआ मांगी। यज्ञ करके किसकी दुआ मांगी? दुआ तो हम भगवान से मांगते हैं। हम कहते हे भगवान हमारी क्रिकेट टीम को जीता दे, पर भगवान से डायरेक्ट आप मिल नहीं सकते, भगवान से डायरेक्ट आप बात नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया? यज्ञ किया। आप और कई बार पढ़ते हो कि कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। अधिकारियों को क्या दे? सद्बुद्धि कौन देगा? भगवान देंगे। तो भगवान तक डायरेक्ट हम पहुंच नहीं सकते, इसलिए हमने अग्नि जलाई। हमने अग्नि जला के हे अग्नि जाके क्या विष्णु भगवान को, इन भोंगड़ों को थोड़ी दया दिखा, इनके अंदर भी थोड़ी बहुत बुद्धि आ जाए, इनको भी सद्बुद्धि आ जाए। बोले बड़ी चीज है। तो तिलवाड़ा में क्या क्या चीजें बताओ देंगे? लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन और तिलवाड़ा कौन से जिले में, कौन सी नदी के किनारे, किसने उत्खनन किया? बागौर कौन से जिले में, कौन सी नदी के किनारे? प्राचीन सभ्यताओं का किसने उत्खनन किया? किस जगह का उत्खनन किया? क्या क्या चीजें मिली हमें वहां से? लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन,
कृषि, तांबे की छेद वाली सुई। तिलवाड़ा से क्या क्या मिली? लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, अग्निकुंड। याद रहेगी बात? अब 3-4 सेंटर के नाम लिखने, उनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारियां नहीं है अपने पास। मैं नाम लिख रहा हूं, आप ही उतार लो। बस वो पाषाण काल के सेंटर देता याद रखना। उतारो, आप नाम उतारो, फिर मैं बताता हूँ, लोकेशन मैं बता दूंगा इनकी। क्या क्या नाम बोलो देखे? पचपदरा, बूढ़ा पुष्कर, जायल और डीडो। पचपदरा बाड़मेर में, कोष्टक में लिख लो बाड़मेर, डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख लो बाड़मेर। तो तिलवाड़ा भी बाड़मेर में और पचपदरा भी बाड़मेर। अगला सेंटर कौन सा है? पुष्कर अजमेर में, तो बूढ़ा पुष्कर भी कहाँ है? अजमेर, लिख लो अजमेर। बूढ़ा पुष्कर कहां पे? जायल डीडवाना दोनों नागौर। जायल भी नागौर में, डीडवाना भी नागौर में। डिस्ट्रिक्ट लिख लो नागौर। जायल भी नागौर में, डीडवाना भी नागौर के अंदर। याद रह जाएगी बातें। एक सेंटर आपका भीलवाड़ा में, कौन सा? बागौर। दो सेंटर आपके बाड़मेर में, कौन कौन से? तिलवाड़ा और पचपदरा। एक सेंटर अजमेर में और दो सेंटर नागौर में। कौन से काल के सेंटर है? पाषाण काल में सीए हैकेट को कहां से चीजें मिली थी? जयपुर और इंद्रगढ़। सेटनकार को कहां से मिली थी? झालावाड़। बी आलचीन को कहां से मिली थी? ये खुदाइयां शुरू किसने आदमी ने करवाई थी? कार्लाइल। किसने करवाई थी? कार्लाइल। इसलिए कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का। याद रह जाएगी बात। अगला काल लिखो, ताम्र पाषाण काल। ये पुराना काल है तो पुराने काल की कम चीजें मिलेगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें ज्यादा मिलेगी। इंग्लिश में लिखना चैल्कोलिथिक एरा। धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ। बुद्धि का विकास हुआ तो उसे लगा यार कई नदियां ऐसी है जो बीच में सूख जाती है। 4 महीने तो पानी आया, फिर 4 महीने पानी आया नहीं, फिर पानी आ गया, कभी पानी ज्यादा आ गया, कभी पानी कम आ गया। उसे लगा नहीं यार बीच में सूख जाती, फिर मैं तो भूखा मर जाऊंगा, प्यासा मर जाऊंगा यार, क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा मैं। उसे लगा यार कोई ऐसी नदी ढूंढी जाए जो सूखे ना, लगातार चलती रहे, ताकि उसके किनारे किनारे अपने रहे। राजस्थान में ऐसी एक ही नदी है जो 12 महीने चलती है, बनास। कौन सी है? इसलिए सभ्यता का विकास कौन सी नदी के आसपास हुआ? तो राजस्थान में सबसे पहले यदि सभ्यता विकसित होने लगती है तो बनास या उसकी सहायक, तो बनास नदी का, तो या उसकी कोठारी वोठारी सब उसके सहायक इधर उधर से निकलती हुई नदियां हैं, तो बनास नदी के आसपास। इसलिए इस काल के अधिकतर केंद्र हमें बनास नदी के आसपास मिलते हैं। बनास नदी के आसपास मिलते हैं, इसलिए सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? बनास सभ्यता। क्या नाम पड़ गया? बनास सिविलाइजेशन। कई सारे सेंटर मिले, उनमें एक सेंटर सबसे बड़ा सेंटर मिला हमें, आहड़। कौन सा मिला? इसलिए सभ्यता का नाम क्या हो गया? कौन सभ्यता होगी? आहड़। इस सभ्यता की खोज करने वाले, खोज मतलब बताने वाले, यार यहां सभ्यता हो सकती है, वो कोई बंदे थे, उनका नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। क्या नाम है? आरसी अग्रवाल। तो कोई पूछे बनास सभ्यता, आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? किसने की थी? बनास सभ्यता। क्यों कहते हैं इस सभ्यता को? क्योंकि सभ्यता के अधिकतर केंद्र हमें कौन सी नदी किनारे मिले? उनमें सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आई बात समझ? लिखो थोड़ा। इस काल के अधिकतर केंद्र, मोस्ट ऑफ साइट्स ऑफ दिस एरा, इस काल के अधिकतर केंद्र, मोस्ट ऑफ साइट्स ऑफ दिस एरा या मोस्ट ऑफ सेंटर्स ऑफ दिस एरा, इस काल के अधिकतर केंद्र, मोस्ट ऑफ साइट्स ऑफ दिस एरा बनास नदी के किनारे स्थित है, आर लोकेटेड नियर रिवर बनास। बनास नदी के किनारे स्थित है, आर लोकेटेड नियर रिवर बनास। बनास नदी के किनारे स्थित है, आर लोकेटेड नियर रिवर बनास। अतः इसे बनास सभ्यता कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज बनास सिविलाइजेशन। अतः इसे बनास सभ्यता कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज बनास सिविलाइजेशन।
अतः इसे बनास सभ्यता कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज बनास सिविलाइजेशन। अतः इसे बनास सभ्यता कहा जाता है। लाइन चेंज करके लिखो। आहड़ इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। आहड़ वॉज प्रोमिनेंट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हम पढ़ लेंगे कहां क्या, एक बार लिख लो। आहड़ इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। आहड़ वॉज प्रोमिनेंट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। आहड़ इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। आहड़ वॉज प्रोमिनेंट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। अतः इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आहड़ सिविलाइजेशन। अतः इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आहड़ सिविलाइजेशन। अतः इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आहड़ सिविलाइजेशन। क्या कहा जाता है? लाइन चेंज करके लिखो। रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की थी। रतन चंद्र अग्रवाल डिस्कवर्ड दिस सिविलाइजेशन। कौन सी सभ्यता की? बनारसी आहड़ सभ्यता की। रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की थी। रतन चंद्र अग्रवाल डिस्कवर्ड दिस सिविलाइजेशन। रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की थी। रतन चंद्र अग्रवाल डिस्कवर्ड दिस सिविलाइजेशन। अपने को सेंटर पढ़ने कौन कौन से? हेडिंग डालो प्रमुख केंद्र, प्रोमिनेंट सेंटर्स या प्रोमिनेंट साइट्स। और हम खुद ही कह रहे हैं कि प्रमुख केंद्र कौन सा है इसका, तो लिख लो एक नंबर लगा के आहड़ पे लिख लेना ऊपर प्रोमिनेंट साइट्स या प्रोमिनेंट सेंटर्स। आहड़ पड़ता है उदयपुर में। आहड़ कहां पड़ता है? वही नदियों के किनारे होंगे। ये जिस नदी के किनारे, उस नदी का नाम है आयड। क्या नाम है? उसी नदी का एक नाम और है बेड़च। एक झील पड़ती है उदयपुर में, उदय सागर। कौन सी झील है? उदय सागर झील से पहले इसका नाम है आयड। उदय सागर झील के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। लिख लो। यह है आयड या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर आयड और बेड़च रिवर्स। यह है आयड या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर आयड और बेड़च। यह आयड या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर आयड और बेड़च। इसको प्राचीन काल में लोग बोला करते अघाटपुर। क्या बोलते? जैनों के जो अभिलेख वगैरह मिले हैं, तो उन जैनों की जो किताबें मिली हैं उनके अंदर इसका नाम क्या मिलता है? अघाट। या इसको प्राचीन काल में अभिलेखों में नाम लिखा हुआ आठपुर। क्या लिखा हुआ है? लिखो प्राचीन नाम, और दोनों लिख लो अघाटपुर या आठपुर। एंशियंट नेम्स, प्राचीन नाम अघाटपुर या आठपुर। कोई पूछेगा कि आहड़ के प्राचीन नाम बताइए, तो आहड़ के प्राचीन नाम क्या क्या? अघाटपुर या आठपुर। किसके प्राचीन नाम है? आहड़, है ना? याद रखना। आगे अपने मध्यकाल पढ़ेंगे तब एक अभिलेख पढ़ेंगे, आठपुर अभिलेख। तो कोई पूछे आठपुर अभिलेख कहां से मिला? कहां से मिला? आहड़। आजकल इसको आहड़ बोलते हैं, तब क्या बोलते हैं? या तो आठपुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अघाट। एग्जैक्टली जिस जगह का उत्खनन किया गया उसको लोकल भाषा में लोग बोलते हैं धूलकोट। क्या बोलते हैं? लिख लो स्थानीय नाम बराबर धूलकोट, लोकल नेम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, स्टार लगाना इसके। क्या आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम क्या था? तो क्या था? धूलकोट। स्थानीय नाम धूलकोट। तो आहड़ कौन से जिले में? उदयपुर। कौन सी नदियों के किनारे? आयड या बेड़च। पुराने नाम क्या कहते हैं? अघाटपुर या आठपुर। और स्थानीय नाम क्या था? धूलकोट स्थानीय नाम था। उत्खनन करता लिखो। कई लोगों ने अलग अलग टाइम पे उत्खनन किया हुआ। सबसे पहले उत्खनन करके गए थे इसका अक्षय कीर्ति व्यास। इनके स्टार लगाना। ये भी एक बार सवाल पूछा हुआ है कि आहड़ का सबसे पहले उत्खनन किसने किया था? तो किसने किया था? फिर क्या? रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने खोज की थी। उनका भाई लो मैं भी थोड़ा देख लूं यार क्या मिल रहा है। लंबे टाइम तक सबसे उत्खनन किया था हंसमुख धीरज सांकलिया ने। इनके भी स्टार लगाना। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है
किसके निर्देशन में या लंबे समय तक उत्खनन किया गया था? किसके निर्देशन में, किसके डायरेक्शन में किया गया? हंसमुख धीरज सांकलिया। बोलो देखे नाम। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने भी किया। पर 1 नंबर और 3 नंबर के स्टार लगाना आप तो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन 4 बंदे, नाम बोलो देखे एक बार। अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख धीरज सांकलिया, वीरेंद्र नाथ मिश्र। दोबारा बोलो देखे। अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख धीरज सांकलिया। सबसे लंबे टाइम तक किसके कार्यकाल में हुआ? हंसमुख धीरज सांकलिया। सबसे पहले किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास। अच्छा, हमें बागोर तिलवाड़ा इनसे पता चलता है कि वो लोग पशुपालन करते होंगे, खेती करते होंगे। पुराने सभ्यता थी, यही किया होगा। धीरे धीरे मनुष्य में समझ विकसित हुई तो उसे लगा यार और पैसे कहां से आ सकते हैं, कि व्यापार किसे आ सकते हैं। आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़ कैसा केंद्र था? तो आपने पूछे भाई आहड़ में, आहड़ किसका केंद्र था? किसका केंद्र था? व्यापार वाणिज्य। व्यापार क्या करते थे? लिखो। आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़ वो जो ट्रेड सेंटर, आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़ वो जो ट्रेड सेंटर, आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़ वो जो ट्रेड सेंटर। अच्छा, व्यापार होगा तो व्यापार विदेश में भी होता होगा, या लोकल में भी करते होंगे, बाहर भी सामान बेचते। तो ये बाहर सामान बेचते, अफगानिस्तान बेचते, ईरान बेचते, यूनान बेचते। तो कोई अपने किसी सेंटर का विदेशी सभ्यताओं के साथ कांटेक्ट था, तो वो कौन सी सभ्यता थी? लिख लो। आहड़ का संबंध विदेशी सभ्यताओं से भी था, या आहड़ का संपर्क विदेशी सभ्यताओं से था। आहड़ वॉज कनेक्टेड विद फॉरेन सिविलाइजेशन। आहड़ का संपर्क विदेशी सभ्यताओं से था। आहड़ वॉज कनेक्टेड विद फॉरेन सिविलाइजेशन। आहड़ का संपर्क अभी पढ़ लेंगे कौन कौन सी था, क्या व्यापार करते। रीता याद रखो एक बार, विदेशी सभ्यताओं से था। अब लिखो साक्ष्य, एविडेंसेस। यहां से क्या खूब सारी तांबे की भट्टियां मिली है। क्या मिली है? तांबे की। इसका मतलब यार तांबा बेचते होंगे। कॉपर फर्नेसेस, तांबे की भट्टियां, कॉपर फर्नेसेस। आप आगे राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तो विजय सियाग सर आपको और बताएंगे। इस उदयपुर के आसपास वाले बेल्ट में हमें तांबा अब भी मिलता है। राजसमंद में, इधर वाले बेल्ट में, इसमें क्या मिलता है? अभी भी तांबा। तो इसका मतलब तांबा पुराने टाइम से मिल रहा है। तांबा मिलता है, यहाँ भटिया मेल्ट करते होंगे उस तांबे को, उसकी चीजें बनाते होंगे, या मेल्ट करके उसका आइस निकाल के वैसे भेजते होंगे। पर ये तांबा बाहर कहीं ना कहीं भेजा जाता होगा, इसलिए यहाँ पर क्या मिली? इतनी सारी तांबे की भट्टियां। तांबे की भट्टियां मिली, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया। ये तांबे की नगरी थी, ताम्रवती नगरी। क्या कहा जाता है? इसे का डेस्क लगा के लिखो, इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज कॉपर सिटी। इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज कॉपर सिटी। इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज कॉपर सिटी। क्या कहा जाता है इसको? ताम्रवती नगरी। कोई पूछेगा ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? आहड़। या तांबे की भट्टियां कहां से प्राप्त होती है? एक होता है ना, ये इससे कपड़ा, ये मेरा प्लेन शर्ट है, इसके ऊपर मुझे कोई फूल पत्तियां बनाने वाला लेना होता तो फूल पत्ती के ठप्पे लगते है ना, या कलरफुल होता तो इस पे अलग कलर से रहना पड़ेगा। यहां से ऐसी कई चीजें मिली है जिनसे पता चलता है कि ये रंगाई छपाई करते थे यहाँ पे। क्या करते थे? वो रंगाई छपाई के ठप्पे मिले। इसका मतलब ये कपड़ों वपड़ों को रंग के इधर उधर भेजते होंगे। तो लिखो रंगाई छपाई उद्योग। और कौन सा उद्योग था यहाँ पे? पेंटिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री। पेंटिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री, रंगाई छपाई उद्योग। कोई पूछेगा भाई रंगाई छपाई उद्योग के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते थे? कहां से? ठप्पे, ठप्पे मिले। अलग अलग प्रकार के ठप्पे हैं, जिनसे किसी से कोई ज्योमेट्रिकल डिजाइनिंग बनती होगी, किसी से फूल पत्तियां बनती होगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ठप्पे लगाते हैं उनके ऊपर। अच्छा, और व्यापारिक केंद्र था उसका सबसे बेहतरीन पता तो यह चलता है कि हम अपने यहां से बाट मिले। क्या मिले? बाट दुकान होगी वही होंगे।
दुकान हमेशा वही होगी जहां व्यापार वाणिज्य होता है, और कहीं पर दुकान ऐसे तो क्यों खोलेगा कोई, मार्केट रहा होगा वहां पे, लिख लो बाट, वेट। अब कोई आपसे पूछे कि आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था, आप इस बात को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? वहां से तांबे की भट्टियों का मिलना, वहां से रंगाई छपाई उद्योग के साक्ष्य प्राप्त होना, वहां से बाट प्राप्त होना, ये बताता है कि यहाँ पर व्यापार वाणिज्य तो होता होगा। किससे करते होंगे व्यापार वाणिज्य? तो अब अपने को इसकी जानकारी मिलती है। तो यहां से एक पत्थर मिलता है, उस पत्थर का नाम है लाजवर्द। क्या नाम है? उस पत्थर के मन के मिले, मन के समझते हो? मिणिये मिणिये मोती मिणिये नहीं होते माला में डालने के लिए, लाजवर्द मन के। इंग्लिश में कहते हैं, लिखो आप ऐसे कैसे लिखो, फिर मैं समझाता हूं। लेपिस लाजुली बीड्स, लेपिस लाजुली बीड्स, लाजवर्द मन के, लेपिस लाजुली बीड्स। कोष्टक में लिखो अफगानिस्तान। ये लेपिस लाजुली कहां होता था? अफगानिस्तान। यहां से मिले इसका मतलब अफगानिस्तान वालों से साथ इनका लेना देना है। कोष्टक में लिख लो अफगानिस्तान, लेपिस लाजुली की। मैं बता दूं, देखो कुछ नहीं होता। एक नीले रंग का पत्थर होता है। कैसा पत्थर होता है? नीले, ब्लू ब्लू कलर का एक पत्थर होता है। उस पत्थर के मनके बना करते थे। ये अफगानिस्तान में ही होता था नीले रंग का पत्थर। लेकिन यदि और कहीं से पाया जाता है, इसका मतलब है उन लोगों का अफगानिस्तान के साथ कोई भी लेना देना। आई बात समझे? तो आहड़ में लाजवर्द पाया जाना दिखाता है कि आहड़ वालों का संपर्क किसके साथ में। तो ये एक बार क्वेश्चन था कि आहड़ एक विदेशी सभ्यताओं से संपर्क रखने वाला स्थान था। इसकी जानकारी हमें किस चीज से मिलती है? लाजवर्द। वरना यहाँ पर लाजवर्द कहां से भाई? यहाँ तो निकलता नहीं, यहाँ नहीं निकलता, इसका मतलब बाहर से आया है। बाहर से कहां से आया? अफगानिस्तान। इसका मतलब अफगानिस्तान के साथ इनका कॉन्टेक्ट है। ये अपना सामान वहां बेचते होंगे, वहां से सामान यहाँ मंगवाते होंगे। इन्होंने वहां तांबा भेजा होगा, उन्होंने वापस लाजवर्द भेजा होगा। इसलिए यहां से अपने क्या प्राप्त होता है? लाजवर्द। क्या क्या होता है लाजवर्द? नीले रंग का पत्थर। नीले रंग का। अच्छा, पत्थर काम के होते हैं क्या? अभी लोग यूं पत्थर वत्थर पहनते हैं क्या? पहनते हैं? ये मैंने पहन रखी। ये लाल रंग का पत्थर है, मूंगा। लाल रंग का पत्थर है, मूंगा। वैसे नीले रंग का जो पत्थर हो जाए वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आई बात समझ? तो ये इतनी चीजें याद करके ना, बाकी कल पढ़ेंगे, है ना। अब अगली इकोनॉमी क्लास होगी। 10-15 मिनट आप पानी वानी पी सकते हैं, अगली क्लास आ जाएगी फिर।